बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 17 किस्तें सुन चुके हैं। अब 18वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अपने सारे तजुर्बे को बरोकार लाते हुए मैंने सांस रोका और एकदम ट्रैगर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ मेरे कंधे ने बैरेट M107 के बट का दोस्ताना धक्का महसूस किया। यह धक्का मुझे एक प्यार भरी थपकी की तरह महसूस होता था। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद करके अपना सर बैरेट के बट पर टेक दिया था। कामयाबी की उम्मीद मुझे खुशहाल खान और काबुल खान के नारों से मिली। खुशहाल खान ने कुर्बान शम जवाना और काबुल खान ने ऐसे जिंदाबाद की सदा बुलंद की, जबकि पलवैशा उन दोनों की परवाह किए बगैर मुझसे लिपटते हुए मेरे चेहरे को गर्म होंठों से ताकने लगी। काबुल खान ने जोर से गला खंकार कर गोया पलवैशा तक अपना बाज़ाब्ता एहतजाज पहुंचा दिया था, लेकिन वो पलवैशा ही क्या जो किसी को दरहो एतना समझे। फोर सीजन होटल की छत पर यहूदी ब्रेन वेल्स को कामयाबी से निशाना बनाते वक्त जेनिफर ने भी इसी तरह मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त हमने फौरी तौर पर वो जगह छोड़ना थी, इसलिए वो जल्दी ही पीछे हो गई थी। उसके बरअक्स पलवैशा को कोई जल्दी नहीं थी। चंदा बस करो, प्यार भरे लहजे में कहते हुए मैंने उसके माथे पर मोहरे मोहब्बत सब्त की और उसे आहिस्ता से पीछे कर दिया। जिस जगह हम मौजूद थे वहां हमारे अकब और मशरकी जानिब काफ़ी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, जबकि सामने और मगरबी जानिब से दुश्मन की गोली वहां तक आने का इम्कान नहीं था। इसलिए मैं बेधड़क खड़ा हो गया। खुशहाल खान ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए थे, जबकि काबुल खान मुझे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर मेरी पीठ थपथपाने लगा। अचानक आई काम से दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज़ बरामद हुई। वह तमाम लोगों को जहादाद खान की हलाकत की खबर सुनाने के साथ हमले के लिए तैयार होने का हुक्म दे रहा था। उसकी बात सुनते ही खुशहाल खान फौरन अपने आदमियों को चौकन्ना करने लगा। तमाम लोग सुन ले, जहादाद खान को हमने कत्ल कर दिया है और अब दुश्मन हमला करने आ रहा है। याद रखना, आज मौका है दुश्मन की तादाद में खातर खा कमी करके उनकी अददी बर्तरी के गुरूर को ख़त्म करने का। वक्फे वक्फे से हम तैयार हैं की आवाज़ें सेट से उभरने लगी थीं। बारिश तेज हो गई थी। पलवैशा बैरट को खोलकर उसके वाटर प्रूफ थैले में मुंतकिल कर चुकी थी। हमारा बाकी सामान यूं भी खुशहाल खान के मोर्चा में पड़ा था। हम दरख्तों की आड़ लेते उस मोर्चे की तरफ बढ़ गए। पलवैशा ने राइफल के थैले को उठाना चाहा, मगर मैंने जबरदस्ती उससे ले लिया था। मर्द की मौजूदगी में औरत का सामान उठाना वजीरिस्तान की सकाफत हो सकती थी, हमारी नहीं। वो भी झगड़ा किए बगैर अपनी क्लचंकोफ संभाल कर मेरे आगे चल पड़ी। खुशहाल खान और काबुल खान इससे भी आगे थे। उसी वक्त बारिश में मजीद तेजी आई। मूसलाधार बारिश ने हमें 1 मिनट में भगो दिया था। अपनी क्लचंकोफ मैंने उल्टी करके अपने कंधे से लटका ली थी। मौसम की मुनासबत से तमाम ने अपने हथियारों के लिए मजबूत प्लास्टिक के कवर साथ रखे हुए थे। खुले कपड़े भीग कर पलवैशा के बदन से चिपक गए थे। कपड़ों के अंदर उसके जिस्म के छुपे मखसूस जाविये और कोसीन एकदम जाहिर हो गई थी। उसका ख्याल शायद इस जानिब नहीं गया था कि वो यूं बेफिक्री से चल रही थी। पलवैशे, मैंने उसे आवाज़ देकर रोका। वो रुकते हुए मेरी जानिब मुड़ी। मैंने फौरन अपने गले से लिपटी हल्की चादर उतार कर उसे उड़ा दी। कितना ख्याल करते हो अपनी चीज़ का, है ना? उसने शरारती अंदाज में मुझे छेड़ा, लेकिन शरारत के साथ उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत भी उबल रही थी। हाँ, मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाया। कीमती चीज़ों की हिफाजत मालिक को करना पड़ती है। राजू, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो आपका जवाब क्या होगा? मैं हंसा। अच्छा, अभी तक इकरार की गुंजाइश मौजूद थी। इकरार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जिस आदमी से मोहब्बत हो जाए उसे फ़ौरन बता देना चाहिए। तो क्या यह मोहब्बत आज हुई? उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर मैंने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। नहीं, अब तो लगता है हमेशा से थी। वो जज़्ब के आलम में कहने लगी, शायद उस वक्त से जब मैं बालिग हुई, शायद उस वक्त से जब मुझे पता चला कि मैं लड़की हूँ, शायद उस वक्त जब मैंने बातें करना शुरू किया था, शायद उस वक्त जब मैं पैदा हुई, या शायद उस वक्त जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एकदम मुझे उसकी शदीद मोहब्बत से खौफ आने लगा। मैंने फ़ौरन मौजू तब्दील करते हुए कहा, पता है मेरी सारी ज़िंदगी मचानों में गुजरी है। आज तुमने ख्वाम-ख्वाह की ज़िद करके मुझे मचान पर चढ़ने नहीं दिया। इसकी वजह से मेरा निशाना ख़ता भी हो सकता था। ख़ता हुआ तो नहीं ना? उसने मुंह बनाया। और फिर ये भी तो देखो, नीचे फायर करने की वजह से तुम्हें कितना फ़ायदा पहुंचा। फ़ायदा कौन सा? उसकी जानिब हैरानी से देखते हुए मैं 2-3 घने दरख्तों के नीचे रुक गया था। वो नाज से बोली, मैंने आपको इतना ढेर सारा प्यार किया, क्या ये कम फ़ायदा था? तो क्या मचान से उतरते वक्त तुम मुझे प्यार न करती? आपके नीचे उतरने तक वो वक्ती जोश ख़त्म हो गया होता। और मेरे बोसे इतने भी फालतू नहीं हैं कि ख्वाम-ख्वाह लुटाती फिरूं। फिक्र न करो, जल्दी ही इन बोसों का मैं कानूनी हकदार ठहरूंगा। उस वक्त पूछूंगा। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, पता नहीं कब वो दिन आएगा।
राजू, आप सरदार चाचा को कहकर मुझसे निकाह के 2 बोल पढ़वा क्यों नहीं लेते? जब यह बात यकीनी है कि आपने मुझे अपनाना है और मैंने भी इस मामले में किसी की परवाह नहीं करनी, फिर इंतजार किस बात का? क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने ख्वाबों की शहजादी को शहजादियों की शान से ब्याह कर घर में लाऊं। वो मुझे तंग करते हुए बोली, एक गरीब फौजी के पास इतनी ताकत कहाँ कि अपने ख्वाबों की शहजादी को शहजादियों की शान और शौकत मुहैया कर सके। मुझे तो लगता है जो अम्मी जान ने मुतालबा रखा है उसे पूरा करने के लिए भी आप चंद साल की मोहलत न मांग लें। गो मैं उस वक्त उसे कह सकता था कि मेरे पास उसकी तवक्का से ज्यादा रकम मौजूद थी। 50 लाख के बकदर रकम तो मुझे अमेरिका में स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने पर इनाम में मिली थी और इसके अलावा मेरी अपनी तमाम तनख्वाह भी मेरे अकाउंट में जाती थी। घर का खर्च तो हमारी आबाई जमीन जो अबू जान ने ठेके पर दे रखी थी उसी से पूरा हो जाता था। घर में खाने वाले सिर्फ 2 अफराद ही तो थे। पहले माहीन और अबू जान थे, अब फूफो जान और अबू जान। लेकिन ये तफसील दोहराने के बजाय मैं बोला, अगर ऐसी बात थी तो किसी दौलत वाले से मोहब्बत करना थी ना, एक गरीब फौजी के पीछे क्यों पड़ गई हो? बस किया करो यार, जब अमीर ना मिले तो गरीब ही पर इक्तिफा करना पड़ता है। पलवैसा, तुम ये सब मजाक में कह रही हो, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये ना हो मुझसे 2-3 थप्पड़ खा बैठो। मुझसे थोड़ा सा फासला पैदा करते हुए उसने कहका लगाया, मजाक तो खैर नहीं है। अच्छा ठहरो बताता हूँ। मैं जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा और वो खिलखिलाते हुए भाग पड़ी। अचानक फायरिंग के तेज शोर में बारिश की टप टप दब गई। मुझे याद आया कि दुश्मन के कमांडर ने हमले का अंदिया दे दिया था और पलवैसा से बातें करते हुए ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि फायरिंग दूर दूर ही से हो रही थी। शायद वो अभी तक हमले के लिए आगे नहीं बढ़े थे। 12.7 mm गन का गरजना सबसे वाज़ेह था। पलवैसा, इधर आ जाओ। मैंने घबरा कर उसे आवाज दी। इस तरह पुरशोर और धड़ाधड़ फायरिंग में कोई भूली भटकी गोली उसका मिजाज भी पूछ सकती थी। मेरी घबराहट भरी चीख सुनते ही वो रुकी और भागकर मेरे पास आ गई थी। इतने परेशान क्यों हो जाते हैं आप? करीब आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए नरमी से डांटा। मैं फिक्रमंदी से बोला, गोलियां चलने की आवाज पहुंच रही है तुम्हारे कानों तक? हाँ, लेकिन इनमें मेरे राजू जैसा कोई भी नहीं कि मुझे डरने की जरूरत पड़े। बेवकूफ, इन मूसलाधार चलने वाली गोलियों में कोई गोली भी गलती से लग सकती है। मैं उसे साथ लेकर 2 दरख्तों के मोटे तनों और पथरीली चट्टान के दरमियान बैठ गया था। ऊपर दरख्त की घनी शाखों की वजह से वहां बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। मुझे अगर गोली लगेगी तो उन दुआओं का क्या होगा जो मेरा राजू हर वक्त मेरे लिए मांगता रहता है। मेरे साथ जुड़कर बैठते हुए उसने एतमाद भरे लहजे में कहा। मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे महसूस करता रहा। सख्त बारिश के साथ शदीद फायरिंग भी हो रही थी। मेरी तरह खुशहाल खान के आदमी भी जानते थे कि दुश्मन की सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। वो इनके आगे बढ़ने के मुंतजिर बैठे थे, लेकिन दुश्मनों में से कोई आगे न बढ़ा। दिन का खाना हमने नहीं खाया था। दोपहर को जब बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी और दुश्मनों ने अपना काफी एमुनेशन हवा में फूंकने के बाद चुप साध ली थी, काबिल खान हमें ढूंढता हुआ वहां आ निकला। गीले कपड़ों में मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। पलवैसा का बदन भी बिल्कुल ठंडा हो रहा था। ज़ीशान भाई, चलो बैठक में चलते हैं। हमने कल रात भी बैठक में गुजारी थी। मेरा ख्याल है आज हमारा नंबर यहीं पड़ा है। मैंने वाजबी सा इनकार किया। वो मज़ाहिया लहजे में बोला, नहीं, मेरी छोटी बहन यहाँ बीमार हो जाएगी और चूंकि वो अकेली जाने पर तैयार नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा आपको साथ लेता जाऊँ। क्या ख्याल है? मैंने अपने साथ जुड़ी पलवैसा से पूछा। जहाँ आप रहेंगे पलवैसा ने भी वहीं रहना है। तो चलो फिर। मैं उठकर खड़ा हुआ। काबुल खान हमारा बकिया सामान साथ ही ले आया था। हम काबुल खान की मईत में चल पड़े थे। हमें बैठक में छोड़कर काबुल खान घर से मेरे लिए अपने कपड़ों का जोड़ा और पलवैसा के लिए खुशहाल खान की नौजवान बेटी के कपड़ों का जोड़ा उठा लाया था। मैंने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने। पलवैसा ने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, सुबह तक आपके कपड़े खुश्क हो जाएंगे, दोबारा अपने कपड़े पहन लेना। रात गुजारने के लिए तो ये पहन लो ना। आपको बड़ा शौक है मुझे सलाना लिबास में देखने का। मुंह बनाते हुए उसने काबुल खान से वो कपड़े ले लिए। उसका अंदाज देखते हुए काबुल खान हंसता हुआ बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा कुंडी करते हुए बोली, अच्छा मैं कपड़े तब्दील कर रही हूँ। उसने मुझे मुतल्ला करते हुए गोया रुख फेरने का कहा था। करो ना। उसकी तरफ पीठ मोड़कर मैं भी कपड़े तब्दील करने लगा। शलवार तब्दील करने के लिए मैंने चादर का सहारा लिया था। कर लिए। उसकी शर्मीली सी आवाज ने मुझे पीछे मुड़ने का मजदा सुनाया। काली स्याह कमीज जिसके सामने सफेद धागे से खूबसूरत आबगीने टंगे हुए थे, सर पर उसी रंग का कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा ओढ़े वो मुझे कोई और ही पलवैसा नजर आई। मेरा दिल तो यूं धक धक करने लगा जैसे सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। उसने शर्माते हुए नजरें झुकाई और फिर आहिस्ता से बोली, कहीं नजर ही न लगा देना। मैं बखूदी में चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और फिर उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, इतना प्यारा नहीं लगा करते चंदा। शौक और शर्मीली आंखों से मुझे घूरते हुए आहिस्ता से बोली, झूठा किस तरह यकीन दिलाऊं? मैंने वरफ्तगी से पूछा।
उसने पलकों की चिलमन गिराते हुए कहा, आपकी आंखों ने यकीन दिला दिया है। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे अपनी गैर होती हालत को संभालने का आसरा दिया और मैं कुंडी खोलने दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काबुल खान खाने के बर्तन लिए खड़ा था। शाम की अजान से पहले ही ले आए। वो वजात करते हुए बोला, मैंने सोचा दिन को भी खाना नहीं खा सके तो यकीनन इस वक्त भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, मैंने इकरार में सर हिलाया। उसी वक्त उसकी नजर पलवैशा पर पड़ी। माशाल्लाह, इन कपड़ों में तो मेरी बहन बहुत ही प्यारी लग रही है। खाने के बर्तन लकड़ी की मेज पर रखकर काबुल खान ने आगे बढ़कर पलवैशा के सर पर हाथ रख दिया। वो शर्मा कर नीचे देखने लगी। हर वक्त लड़कों वाले कपड़े पहनने वाली को यकीनन इन कपड़ों में खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। गो वो जैसा भी महसूस कर रही थी, पर मैं अपनी नज़रों पर इख्तियार खो चुका था। खाने के दौरान भी मैं मुसलसल उसी को घूरता रहा। काबुल खान खाना रख कर वापस चला गया था। मेरी वारफ्तगी देखते हुए वो चाहत भर लहजे में बोली, शानी, आपको कहा तो है कि जल्दी से निकाह पढ़वा दो, फिर जैसे कपड़े पहनाओगे पहनकर आपकी प्यासी आंखों को सराब करती रहूंगी। तो निकाह से पहले मेरा कहा नहीं मानूंगी, 1000 बार मानूंगी। मेरी ये जुरात कि अपने राजू की ख्वाहिश टालूं। खाने का नवाला मेरे मुंह की जानिब बढ़ाते हुए उसने सर तस्लीम खम किया। तो बस ठीक है, कल तुम इसी लिबास में रहोगी। ठीक है, कोई और हुक्म? वो फौरन मान गई थी। हमारा खाना खाने तक काबुल खान चाय ले आया था। वैसे आज रात भी खतरा तो काफी होगा। चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ाते हुए उसने मशवरा चाहा। मुझे तो नहीं लगता। मैंने नफी में सर हिलाया। उनकी कमर टूट चुकी है। गुज़िश्ता रात की लाशें वो अभी तक नहीं दफना पाए होंगे। यकीनन अपना मजीद नुकसान करना वो पसंद नहीं करेंगे। काबुल खान ने कहा कि भूल गए, जादाद खान के कत्ल होते ही उनके कमांडर ने हमला का हुक्म उस वक्त दे दिया था। अब ये मालूम नहीं कि उन्होंने हमला किया क्यों नहीं। शायद अंधेरा होने के मुंतजिर हूँ। वो एक वक्ती इस्तियाल था। हुक्म देने वाले कमांडर को जब दूसरों ने हकायक से आगाह किया होगा तो उसे दोबारा ऐसा करने की जुरात नहीं हुई होगी। कह तो आप ठीक रहे हैं। वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने कहा, लगता यही है कि अब 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे वो। अगली सुबह हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे जब खुशाल खान बैठक में दाखिल हुआ। उसके अक्ब में काबुल खान और चंद और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। पलवैशा को कमरे ही में छोड़कर मैं बाहर निकला। तमाम मेरे साथ मुसाफा करके सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए थे। उनके चेहरों पर छाई संजीदगी किसी नए मसले का ऐलान कर रही थी। सरदार खैर तो है? मैंने बैठते ही पूछा। खुशाल खान के बजाय काबुल खान ने जवाब दिया, सनोबर खान ने जरगा बुला लिया है। सनोबर खान गालिबन। मैंने अंदाजा लगाने के लिए लब हिलाए और मेरी बात मुकम्मल होने से पहले काबुल खान जल्दी से बोला, सनोबर खान जहादाद खान का जानिशी और अलाम खेल का नया सरदार है। मेरा ख्याल है ये खुशी की बात है, जबकि आप लोगों के चेहरों पर छाई संजीदगी इससे मैल नहीं खा रही। जरगे के प्याम्बर से पता चला है कि सनोबर खान ने हम पर यह इल्जाम लगाया है कि हमने पाक आर्मी के एक फौजी को पनाह दी और इस लड़ाई में हमने आर्मी की मदद से उनका नुकसान किया है। ऐसा कहते हुए काबुल खान के साथ तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की सवालिया निगाहें भी मेरे वजूद पर गड़ी थीं। मैंने सफाई देते हुए कहा, मेरा ख्याल है पाक आर्मी की कोई इमदाद आपके पास नहीं पहुंची। यूं भी आर्मी कबाइल के झगड़ों में मखल नहीं हुआ करती। ज्यादा से ज्यादा आर्मी कबाइल के झगड़े में फरीक सालिस का किरदार अदा कर सकती है। यूं किसी एक कबीले के साथ मिलकर दूसरे कबीले से मुकाबला नहीं करती। आप आर्मी के बारे इतना वसूख से यह बात कैसे कर सकते हैं? इखलास खान नामी शख्स ने शक भरे लहजे में सवाल किया। बात मेरे कहने की नहीं, हकायक की है। क्या आप में से किसी ने पाक आर्मी को ऐसा करते देखा है या किसी ने सुना है कि आर्मी कबाइल की जंग में हिस्सादार बनी हो? सीधी बात यह है ज़ीशान साहब के सनोबर खान आपकी शख्सियत तो दरमियान में घसीट रहा है। अगर आपका ताल्लुक आर्मी से है तो यकीनन अपने दावे में वो सच्चा साबित होगा और हमें आपको उसके हवाले करने के साथ मरने वालों का खून बहा भी अदा करना होगा। इस मरतबा खुशाल खान ने असल सूरत हाल मेरे सामने रख दी थी। उसके साथ ही मुझ पर वाज़े हुआ कि सूरत हाल कितनी गंभीर थी। मैंने फौरन अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए मसनूई कहका लगाया, मैं और पाक आर्मी से ये भी खूब कही, अगर ऐसा होता तो आपके पास पनाह लेने न दौड़ा आता, पाक आर्मी की किसी पोस्ट का रुख करता। पोस्टें यहाँ से काफ़ी फासले पर हैं ज़ीशान साहब। खुशाल खान संजीदा था। सरदार, सीधी बात यह है कि मेरा नाम ज़ीशान नहीं है, मेरा असल नाम सलीम शाह है। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से वो नकली शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया जो इस इलाके में आते हुए मुझे सरकारी तौर पर जारी हुआ था। इसी तरह सरदार के पास भी एक नकली शनाख्ती कार्ड मौजूद था। उस पर दर्ज पते के मुताबिक हमारा जो घर बनता था, वहाँ अगर जाकर कोई मालूम करने की कोशिश करता तो उसे यही मालूमात दी जाती जो मैं वहाँ बता रहा था, और मेरा इलाका मर्दान है। मगर आपका अपना साथी आपको राजा ज़ीशान कहकर बुलाता है। इस हालत में भी खुशाल खान ने पलवैशा की लड़की होने की बात को अपने तक ही रखा था। गोया उसके दिल में हमारी हमदर्दी मौजूद थी। सरदार, ये एक लंबी कहानी है, होगी, लेकिन जरगा कल होना है और हमारे पास आज का दिन मौजूद है। ठीक है, दोपहर का खाना खाकर इस बारे तफसील से बात होगी। अब जब के सारी बात खुल गई है तो मैं और मेरी मंगेतर भी पीछे नहीं हटेंगे। मंगेतर?
इखलास खान ने सवालिया लहजे में पुकारा। पल्लू खान का असल नाम पलवैशा खान वजीर है और उसने लड़के का रूप धारा हुआ है। मैंने जो कहानी दिमाग में तरतीब दी थी उसके मुताबिक पलवैशा की असलियत सामने लाए बगैर काम नहीं चल रहा था। ठीक है, 1 बजे दोबारा इकट्ठे होंगे। वो तमाम खड़े हो गए सिवाय काबुल खान के। बाकी मुझसे मुसाफा करते हुए रुखसत हो गए। इतना तो मैं भी जानता था कि वो हमारी निगरानी जरूर कराएंगे, चाहे उसके लिए काबुल खान को मुकर्रर किया जाए या किसी दूसरे या तीसरे को। तमाम के रुखसत होते काबुल खान ने कहा, बैठे जीशान भाई, बल्कि सलीम भाई। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया था। वो इस्तरारी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोला, अगर आप समझते हैं कि सनोबर खान का इल्जाम दुरुस्त है और आप सही तरीके से अपना दिफा नहीं कर सकेंगे तो मैं आप दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाद में जो होगा हम भुगत लेंगे। उसका फैसला आप खाने के बाद होने वाली गुफ्तगू सुनकर करना। इसे तसल्ली देते हुए मैं चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट बखेरने लगा। तो फिर मैं भी इजाजत चाहूंगा। उसने भी वहां ठहरना मुनासिब नहीं समझा था। अलबत्ता हमें बचाने की बात करके उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने की जो बात की थी उसने मुझे इतना इत्मीनान दिला दिया था कि हम दोनों अकेले नहीं थे। उसके बैठक से निकलते ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा। पलवैशा दरवाजे से सर जोड़े सारी गुफ्तगू सुन रही थी। राजू, ये सब क्या हो गया? उसके लहजे में मुझे परेशानी झलकती नजर आई। कुछ भी नहीं है राजू की जान। मैं उसे साथ लेकर चारपाई पर बैठ गया। क्या आपका असल नाम सलीम शाह है? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसकी पक्की आदत थी कि मेरे साथ बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लेती, गोया मेरा सहारा लेना चाहती हो या फिर मुझे सहारा दे रही हो। उसकी बाकी बहुत सी प्यारी आदत की तरह ये भी एक मनमोहनी आदत थी। अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या मैं आपको फिर भी राजू और शानी कहकर ही बुलाया करूंगी। मेरा नाम वही है जो मेरी चंदा को मालूम है, राजा जीशान हैदर। सच? वो न जाने क्यों इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। हाँ, और अब हमने ऐसी कहानी तरतीब देनी है जिसमें अगर हमसे अलहदा भी कुछ पूछा जाए तो हमारी बात एक ही हो। ठीक है, बताएं क्या झूठ बुलवाना चाहते हैं? उसने अपना सर मेरे कंधे से लगाते हुए लगावट का इजहार किया और मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तमाम तफसीलात बताने लगा। बीच बीच में वो भी किसी बात से इख्तलाफ करके नई बात शामिल कर देती। घंटा डेढ़ लगाकर हमने एक मुकम्मल कहानी तैयार कर ली थी। जरगे के मुअज्जज बुजुर्गों के लिए 2 सजी हुई चारपाइयां रखी गई थी जिन पर मुनकश चादरें बिछी थी। आम लोगों के बैठने के लिए जमीन पर दरी बिछाई गई थी। दोनों कबीलों के सरदारों की चारपाइयां जरगे के अरकान के सामने लगाई गई थी। वहीं एक चारपाई पर मैं और पलवैशा भी बैठे थे। पलवैशा उस वक्त लड़कों ही के लिबास में थी। जरगे का आगाज होते ही जरगे के सबसे मशर रुकन मलक शामिल खान दावड़ ने सनोबर खान को अपना मुकदमा पेश करने का हुक्म दिया। सनोबर खान ने खड़े होकर मेरे जराइम की एक लंबी फहरिस्त गिनवाई जिसमें रोशन खान, अनारगुल, कबील खान के साले खाइस्ता गुल के कत्ल के साथ कबील खान की हवेली की तबाही का जिक्र भी मौजूद था। और उसके तई ये काम करते हुए मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे साथ आर्मी के और जवान भी शामिल थे। आर्मी के काफिले के खिलाफ लगाई जाने वाली घात को नाकाम बनाना और फिर रोशन खान ने जब हमें घेरा और आर्मी हमारी इमदाद को पहुंची, ये सारी बातें उसने बड़ी तफसील से जरगे के सामने रखी। आखिर में वो कह रहा था, मुअज्जज मशर, हमारे लिए एक अकेले शख्स को अंजाम तक पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं। फौज भी यहाँ पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि सच तो ये है कि मेरा कबीला फौज खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है। हमारे लिए असल मसला हमारे वो कबायली सरदार हैं जो फौज के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं। सरदार कबील खान के कत्ल के बाद अगर मेरे मुजरमों को विशलाम का सरदार खुशाल खान महसूद पनाह न देता तो आज हमारे दोनों मुजरिम भी खत्म हो चुके होते और सरदार जहादाद खान जैसा शेर भी जिंदा हमारे दरमियान होता। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। अब अलाम खेल का नया मलिक होने के नाते मेरा मुतालबा ये है कि सरदार खुशाल खान महसूद हमारे मुजरमों को हमारे हवाले करे और हालिया लड़ाई में हमारे जितने आदमी शहीद हुए हैं उनका खून बहा अदा करे। अपनी बात खत्म करके वो मशर शामिल खान से इजाजत लेकर चारपाई पर बैठ गया। मशर शामिल खान ने सरदार खुशाल खान की तरफ हाथ का इशारा किया। खुशाल खान ने खड़े होकर गुफ्तगू की इब्तिदा की। मुअज्जज मशर, जहां तक पाक फौज के साथ मिलकर जहादाद खान मरहूम या कबील खान मरहूम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात है तो ये सरासर इल्जाम है और सरदार सनोबर खान इस इल्जाम को साबित नहीं कर सकता। अगर हमारे साथ फौज के जवान शामिल होते तो यकीनन उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हमारे गांव को चारों तरफ से सरदार सनोबर खान के लश्कर ने घेरा हुआ है और कोई भी बंदा उनके आदमियों की इजाजत के बगैर इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। रह गया अपने कबीले में किसी अजनबी को पनाह देने की बात, तो इसकी इजाजत बल्कि हुक्म मुझे कबायली रवायात देती है। यही बात उस दिन मैंने सरदार जहादाद खान मरहूम से भी गर्ज की थी। यही बात उस दिन मैंने सरदार जहादाद खान मरहूम से भी अर्ज की थी कि जब तक उसके मुजरिम मेरे कबीले में रहेंगे मैं उनकी हिफाजत का पाबंद हूँगा। अलबत्ता जब वो मेरे कबीले की हदूद से निकल जाएंगे तो फिर उनका मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। मगर सरदार जहादाद खान ने मेरी एक न सुनी और अपने बड़े लश्कर के ज़ौम में मेरे कबीले का घेराव कर लिया।
गोली चलाने की इब्तिदा भी उन्होंने की। मेरे 2 आदमी भी पहले उन्होंने शहीद किए, उसके बाद जवाब देना मेरा हक बनता था। इस ज़मन में मुअज़्ज़ज़ मशर ये बात ज़ेरे नजर रखें कि 1.5 साल पहले मेरे एक दुश्मन को सरदार कबील खान अपने यहाँ पनाह दे चुका है, जो आज भी अलाम खेल में उसका लश्करी बनकर जिंदगी गुजार रहा है। वो मेरे कबीले का दुश्मन है और जिस दिन हम में से किसी को अलाम कील के हदूद के बाहर नजर आया, हम अपना बदला लेंगे। लेकिन हमने उस मुतल्लक ना तो सरदार कबील खान से गिला किया और ना उसकी वजह से दोनों कबीलों के दरमियान जो मुआहदा हो चुका था उस पर हर्फ आने दिया। अब इनकी बारी आने पर भी मैं सनोबर खान से इसी वसीउल कल्बी की ख्वाहिश रखता हूँ। सरदार जहादाद खान ने आपके मुजरम को आपके हवाले करने की पेशकश की थी। इस मर्तबा सनोबर खान बराह रास्त खुशहाल खान महसूद को मुखातिब हुआ था। हाँ, ये सच है, खुशहाल खान ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये बात सरासर कबायली रवायात के खिलाफ थी और मैं नहीं चाहता था कि सिर्फ अपने दुश्मन की बाजियाबी के लिए अपने पुरखों की शानदार रवायात को पसे पुष्ट डाल दूं। ये बुज़दिली और खुदगर्जी की अलामत है। खुशहाल खान की बात काफी सख्त थी। सनोबर खान गुस्से में होते हुए बोला, बुज़दिल कौन है यह जल्दी ही पता चल जाएगा। दोनों सरदार एक दूसरे को धमकियां देने या नाजेबा अल्फाज कहने से गुरेज करें। मशर शामिल खान दावड़ ने फौरन उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दोनों सरदार खामोश हो गए थे। सरदार खुशहाल खान, क्या आपके पास कुछ सबूत ऐसा मौजूद है जिससे साबित हो कि आपके मेहमान जीशान या SS नामी शख्स का ताल्लुक आर्मी से नहीं है? इस बारे सरदार सनोबर खान ने जो बात की है उसकी रोशनी में तो आपके दोनों मेहमान मशकूक हैं, क्योंकि दोनों ने बगैर किसी वजह के न सिर्फ सरदार कबील खान को कत्ल किया है बल्कि और भी कई ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिनकी कोई तौजीह नहीं बनती, सिवाय इसके कि आपके दोनों या कम अज कम एक मेहमान फौजी है और दूसरा उसका मकामी मददगार है। और कबाली रवायात के मुताबिक आप सरकारी अफराद को साथ मिलाकर किसी दुश्मन कबीले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ मशर, मैं अपना जवाब तफसील से दे चुका हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे मेहमान के फौजी होने का ताल्लुक है तो ये इल्जाम एक गलत फहमी का नतीजा है जिसका तफसीली जवाब मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही देगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा मेहमान अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब देने के लिए तैयार है। इजाजत है। मशर शामिल खान ने हाथ उठाकर मुझे गुफ्तगू की इजाजत दी। मैंने खड़े होते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ मशर, मेरी कहानी थोड़ी तवील है और असल बात समझने के लिए जरूरी है कि मेरी तमाम कहानी को गौर से सुना जाए। इस ज़मन में मैं जरगे के मुअज़्ज़ज़ अफराद की कीमती तवज्जो का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी कहानी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब मैं मुजाहिदीन के कैंप में जहाद की गर्ज से शामिल हुआ, लेकिन बामुश्किल चंद दिन ही तरबियत हासिल कर सका हूँगा कि एक दिन तबीयत की खराबी की वजह वक्त से पहले तरबियत के मैदान से रहाइश कमरे की तरफ आ गया। मुझे रहाइश के लिए जो कमरा मिला था उसमें मेरे अलावा 4 और लड़के भी थे। उन लड़कों में एक 9 उम्र लड़का पल्लू खान भी शामिल था जो काफी अरसे से वहाँ तरबियत हासिल कर रहा था। उस दिन इत्तेफाक से पल्लू खान भी किसी वजह से तरबियती मैदान में नहीं जा सका था। मैं जब कमरे में दाखिल होने लगा, पल्लू खान उस वक्त कपड़े तब्दील कर रहा था। अपने तय वो खुद को अकेला समझ रहा था, इसलिए उससे यूं बेहतियाती हो गई थी और अंदर दाखिल होते ही मैं ये देख कर हैरान रह गया कि पल्लू खान लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। ये भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। मैंने उसी दिन पल्लू खान से उसकी वजह पूछी और उसकी वजह जानते ही मुझे उससे हमदर्दी हो गई, जो बाद में मोहब्बत में ढल गई। मैंने उसे शादी की पेशकश की, जो उसने इस शर्त पर मान ली कि अगर मैं उसके दुश्मन के खिलाफ उसकी मदद करूं, बस मैं तैयार हो गया। उसी दिन हम दोनों मुजाहिदीन के कैंप को खैरबाद कहकर वहां से निकल आए। हमारे पास हथियार वगैरह मौजूद नहीं थे और इतनी रकम भी नहीं थी कि हथियार खरीदते। मैंने रकम के बंदोबस्त के लिए मर्दान का रुख किया। वहां से आते वक्त मेरा करीबी दोस्त गुलखान भी मेरे हमराह था। शिकई से हम पैदल शवाल वादी की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में वच्चा नराय पहाड़ी के दामन में हम पर गोलियां बरसाई जाने लगी। हम डर कर वच्चा नराय पर चढ़ गए और ऊपर जाकर मालूम हुआ कि उन लोगों ने फौज के 2 जवानों को घेरा हुआ था। हम ख्वामुखा वहां फंस गए थे। अगर अब हम नीचे जाकर उन्हें बताते कि हमारा ताल्लुक फौज से नहीं है तो यकीनन कोई न मानता। सर आई मुसीबत को देखकर हम फौजी जवानों के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने लगे और हकीकत में हमें उस वक्त ये मालूम ही नहीं था कि हमारा मुकाबला कबील खान के लश्कर से है। मैं लड़कपन ही से बहुत अच्छा निशानेबाज था। इत्तफाकन कबील खान का कमांडर रोशन खान मुझे एक करीबी पत्थर की आड़ में लेटा हुआ नजर आया, जिसे मैंने अपने फायर के नरके में ले लिया। बाद में उसके माफी मांगने पर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। इसी असना में वहाँ फौज की गाड़ियां आ गईं और ये भाग पड़े। बड़े अफसरों ने हमें शाबाश वगैरह देकर जाने की इजाजत दे दी। अब इस बात को बुनियाद बनाकर सरदार सनोबर खान मुझे फौजी साबित करने पर तुल गया। हालांकि मैं कबील खान के खिलाफ सिर्फ अपने मंगेतर पलवैचा खान वजीर के कहने पर हुआ था और शायद मुअज़्ज़ज़ सरदार ये नहीं जानता कि पलवैचा खान उसकी हम कौम ही नहीं, हम कबीला भी है। पलवैचा का ताल्लुक अलाम खील से है। इसके वालिद का नाम यामीन खान है और मैंने पलवैचा की पूरी कहानी भी जरगे के अरकान के सामने दोहरा दी।
थी। बाकी सरदार सकलैन खान के बेटे की शादी में अनार गुल को पलवैशा ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि अनार गुल वही शख्स है जिसने पलवैशा के छोटे भाई को लात मारकर गाड़ी से नीचे गिराया था, जिसकी वजह से उस मासूम की मौत वाक़ हो गई थी। रोशन खान खुद उनके अपने आदमी की गोली का निशाना बना। 1-2 और कत्ल हमने अपनी जान बचाने के लिए किए थे और दिफा का हक हर इंसान को क्या जानवर को भी हासिल है। कबील खान की हवेली की तबाही और उसके साले खाइस्ता गुल के कत्ल का इल्जाम मुअज़्ज़ज़ सरदार सनोबर खान बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता। ये बहाना ऐसा ही इल्जाम है जैसा कि मेरा फौजी होना इल्जाम है। मेरी तफसीली बात को तमाम ने बड़े गौर से सुना था। पलवैशा के लड़की होने का सुनकर हाजिरीन में से अक्सरियत इसे घूरने लगी थी। वो सबसे बेनियाज खामोश बैठी थी। सनोबर खान खड़े होते हुए बोला, एक खूबसूरत लड़का लड़कियों की तरह लग सकता है, लड़की हो नहीं सकता। मैंने फौरन जवाब दिया, मुअज़्ज़ज़ मशर, इसका फैसला करना नहायत आसान है। कोई भी खातून पलवैशा को खलवत में ले जाकर आसानी से इस हकीकत से पर्दा उठा सकती है, मगर पल्लू खान है, पलवैशा है या कोई तीसरी मखलूक, इसके लड़की साबित होने पर इसका कबील खान पर लगाया गया बोतान कहाँ सच साबित होता है। यूं तो कल कलां को मुझ पर बल्कि मुझे छोड़ें, गुस्ताखी मुआफ मुअज़्ज़ज़ मशर पर भी कोई इल्जाम लगाकर उनकी कीमती जान के दर पे हो सकता है। मेरा पुरअतमाद रवैया देखते हुए सनोबर खान ने फौरन पैंतरा बदला। उसकी बात पर खामोश बैठी पलवैशा खान गजबनाक होकर खड़ी हुई और जरगा मशर की इजाजत के बगैर जज्बाती लहजे में बोली, कबीले के सरदार की हैसियत कबीले के बाप की सी होती है और कबीले की लड़कियां उसकी बेटियां होती हैं। एक बाप जब अपनी ही बेटियों पर बुरी निगाह रखने लगे और अपनी ही बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दे तो उसके वारिस किससे इंसाफ की भीख मांगने जाएं। इस्तों के रखवाले जब लुटेरे बन जाते हैं तो लूटने वाले बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबील खान ने न सिर्फ मेरी बहन सप्पू गुमाए को अपनी हवस का निशाना बनाया बल्कि वो मेरे भाई, बाप और बहन का कातिल भी था। यह आज से 9-10 साल पहले का वाकया है। उस वक्त मैं 7-8 साल की बच्ची थी। मेरा पूरा खानदान उस जालिम ने बर्बाद कर दिया था और उसी वक्त से मैं और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी का मकसद ही कबील खान की मौत को बना लिया था। अगर इस मुतल्लिक किसी को कोई शक हो तो मैं मुअज़्ज़ज़ जरगे से 1-2 दिन की मोहलत तलब करती हूँ। अलाम खेल में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मेरे हक में गवाही देने पर तैयार हो जाएंगे। अलाम खेल जाने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं इस बात का गवाह हूँ कि कबील खान ने ये सब कुछ किया है जिसके बारे ये बच्ची बात कर रही है। हाजिरीन में बैठे हुए एक अधेड़ उम्र शख्स ने खड़े होकर फौरन पलवैशा की बात की तस्दीक कर दी थी। पलवैशा उसे शुक्रगुजारी भरी नजरों से देखते हुए बैठ गई थी। उसके बाद भी सनोबर खान ने काफी आए बाई शाही की, मगर हमारा मुकदमा मजबूत था। उसके हर सवाल का शाफी जवाब हमारे पास मौजूद था। हमारे मुकदमे का सबसे मजबूत पहलू पलवैशा की मजलूमियत और उसके वाक़े की सच्चाई थी। पलवैशा की कहानी में मेरे फौजी होने की बात भी पसे पर्दा चली गई थी। तमाम बातों के इख्तिताम पर जरगे के अरकान कमरे में चले गए और आधे घंटे की गुफ्तगू शनीद के बाद बाहर आकर उन्होंने सनोबर खान के मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए पलवैशा के हक में फैसला दे दिया था। उसके साथ जरगे ने फैसला सुना दिया कि खुशाल खान जब तक चाहे मुझे और पलवैशा को अपना मेहमान बनाकर रख सकता है। सबसे आखिर में जरगे के मशर शामिल खान ने सरदार सनोबर खान से दरख्वास्त की थी कि वो विशलाम गांव से पुराना मुआहदा बहाल करते हुए इलाके के अमन में मुस्बत किरदार अदा करे और बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कबील खान मरहूम से होने वाली गलती को तस्लीम करके उसके जुल्म का शिकार होने वाले अपने कबीले के अफराद को इंसाफ मुहैया करे। जरगे का फैसला हमारे हक में हुआ था। हम दोनों बहुत खुश थे। सरदार खुशाल खान और काबिल खान भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोनों भाइयों ने खुलूस दिल से हमें मुबारकबाद दी थी। बैठक में आते ही पलवैशा नम आंखों के साथ मुझसे लिपट गई थी। राजू, आपकी बदौलत आज मुझे ये दिन देखना पड़ा कि पूरे इलाके में कबील खान की बद किरदारी खुलकर सामने आ गई। वो अपने अंजाम को पहुंचा, उसका भाई भी कत्ल हुआ और मैं सुरखरू हुई। उसके साथ मुझे आप जैसा शरीके हयात मिला। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। ठीक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र तो इंसान को हर हाल में अदा करते रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो वही कपड़े पहनो ना जो तुम्हें काबिल खान ने ला कर दिए थे। अभी लो। मुझसे अलग होते हुए वो दीवार पर टंगे कपड़ों की तरफ बढ़ गई। मैंने भी उसकी जानिब से रुख फेर लिया था। अब बताएं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज उभरी। मैं उसकी जानिब मुड़ा। इस मर्तबा भी मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी हो गई थी। मुझे मबहूत देखकर वो एक बार फिर शर्माने लगी। उस शौक और चंचल लड़की की शर्मीली अदाएं कुछ ज्यादा ही बासर थी। मेरी महवियत में काबिल खान की आमद से खलल पड़ा। वो खाना लेकर आया था। खाने वगैरह से फारिग होकर खुशहाल खान भी आ गया था। दुराने गपशप उसने बड़े खलूस से हमें अपने कबीले में शामिल होने की दावत दी, लेकिन मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए नरमी से इनकार कर दिया कि ऐसा होना नामुमकिन था। मेरे साथ सिर्फ पलवैशा का गम नहीं था। वो मुझे जितनी प्यारी, जितनी अजीज होती, पहला हक मेरे वतन का था। उनके जाने के बाद पलवैशा मिस्र हुई कि हमें सरदार खुशहाल खान की बात वक्ती तौर पर मानकर वही रहाइश इख्तियार कर लेनी चाहिए। इस तरह हमारी शादी भी
भी 1-2 दिन के अंदर हो सकती थी। मैंने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, लड़कियां अपनी शादी की बात ना तो इस बेबाकी से करती हुई अच्छी लगती हैं और ना बार बार शादी के लिए बेचैनी जाहिर करती हैं। ठीक है, ना माने, पहले भी आपने कभी मेरी मानी है जो आज मानेंगे। मुंह फुलाकर वो मेरे पास से उठकर दूसरी चारपाई पर जाकर लेटी। पगली, जब कह दिया कि जल्दी ही शादी हो जाएगी, फिर खफा होने का मतलब? मैं तुमसे ज्यादा बेचैन हूँ, लेकिन चंद दिन की मोहलत तो दो ना। मैं फौरन उसे मनाने लगा। हालांकि मैं जानता था कि उसका रूठना ड्रामा था, उसके बावजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। खुदा न खास्ता अगर वो सचमुच खफा हो जाती। चंद दिन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, समझे आप? वो मासूमाना अंदाज में चिल्लाई और मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, तकरीबन इतने ही, मैं बेचारगी से बोला और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। राजू, मुझे लग रहा है कि आप रोज बरोज अपनी मंगेतर के रोब में आते जा रहे हैं। मैंने रुमानवी लहजे में कहा, वो शायर कहता है ना, अगर वो रूठ जाता है हमारी जान निकलती है। ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। मैं कौन सा सचमुच में खफा होती हूँ? वो जज्बाती लहजे में बोली, मरना चाहूं जो आपसे खफा हूँ। तुम्हारा रूठना मजाक ही में बर्दाश्त नहीं होता न चंदा। सच में रूठ गई तो शायद जिंदगी भी रूठ जाए। राजू, क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं? मैंने पूछा, भला दूर कब थे? सच कहा राजू, मुझे तो लगता है कि मैं सदियों से आपको जानती हूँ। शायद जिस वक्त अल्लाह पाक ने तमाम रूहों से अपनी रबूबियत का अहद लिया था ना, तो उस वक्त मेरी रूह ने अल्लाह पाक की रबूबियत का इकरार करते हुए सजदे में गिरकर अपने लिए राजू को भी मांग लिया था। मैं चाहत से मुस्कुराया। यूं ही देखे जाने बगैर देख भी लिया, जान भी लिया और अपने फैसले पर खुशी से फूले नहीं समा रही। वो यकीन से बोली, इस वक्त भी अपने राजू के साथ ही तो थी। बड़ी आई राजू वारी, शादी के बाद जब पिटाई होगी ना, उस वक्त पूछूंगा। वो हसरत भरे लहजे में बोली, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आप थके हारे बाहर से आएंगे और मैं आपके सामने खाना रखूंगी जो आपको पसंद नहीं आएगा। आप मुझे डांटेंगे और मैं रोने लग जाऊंगी और आप खाना पीना भूल कर मुझे मनाने लग जाएंगी और देर तक मनाते रहेंगे, देर तक। उसकी आवाज मुझे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। मैं धीमी आवाज में गुनगुनाने लगा, तनख्वाह मैं जब लेकर आऊंगा हाथों में तेरे ही दूंगा, जब खर्च होंगे वो पैसे मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तो मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी, सोचेगी, जब अपने दिल में तुम मुस्कुरा के उठेगी, आकर गले से लगेगी। सोना न चांदी न कोई महल मेरी जान, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी मैं बनूंगा। मैं खामोश हुआ। वो आंखों में नमी लिए ख्वाबनाक लहजे में बोली, राजू गुनगुनाते रहो ना। और मैं धीमी आवाज में गुनगुनाने लगा, छुट्टी का दिन जब होगा हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होंठों पे अपने। और फिर मेरी आवाज भराने लगी, मेरी आंखों में भी नमी उतर आई थी। यही गाना तो मैं माहीन को भी गुनगुना कर सुनाया करता था और वो मजाहिया लहजे में कहा करती थी, इतना बड़ा घर है और आप कह रहे हैं छोटा सा घर लेके दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपसे प्यार न करूं, बस बीवी ही बनी रहूं। कम अज कम घर तो बड़ा मिल गया है ना। शायद उसी वजह से वो मुझसे प्यार नहीं कर सकी थी। पता नहीं उसको बड़ा घर मिला था या नहीं, लेकिन अपना प्यार जरूर मिल गया था। माहीन की याद से मेरे अंदर तलखी उभरने लगी थी, लेकिन जो ही मेरी नजर हाथों के प्याले में मनमोहना सा चेहरा भरे मेरी जाने मोहब्बत 5 नजरों से घूरती हुई पलवैशा पर पड़ी, मेरी सारी तलखी, पशेमानी और परेशानी कहीं भाप बनकर उड़ गई थी। एकदम मुस्कुराहट ने मेरे होंठों पर कब्जा जमा लिया था। हिफ्ज़े मातुकद्दम के तौर पर हम दोनों हफ्ता भर काबुल खान ही का यहाँ मेहमान बने रहे। गो सनोबर खान जरगे वाले दिन ही अपना सारा लश्कर वापस ले गया था और उससे एक दिन बाद उसने खुशहाल खान को अलाम खेल आने की दावत दी। दोनों सरदारों ने इकट्ठे खाना खाया और पुराने मुआहदे को फिर से बहाल कर दिया। काबुल खान भी साथ ही गया था। उसने मुझे बताया कि सनोबर खान ने हम दोनों का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद हमने चंद दिन वहीं गुजारने जरूरी समझे थे। और फिर एक दिन हम सुबह सवेरे वहां से जाने को तैयार थे। विश्लाम से हमने डी बलाक जाना था, वहां से पलवैशा को अलामखेल तक छोड़कर आता और अलामखेल से गाड़ी में बैठकर अंगुराड़े पहुंचा दी। अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए उसने काबुल खान से एक बुरका मंगवा लिया था। रास्ते के लिए काबुल खान ने हमें पुरतकल्लिफ खाना बना कर दिया था। मैंने दोनों सरदारों से अलविदाई मुआनका किया, जबकि पलवैशा के सर पर दोनों ने शफकत भरा हाथ फेर कर हमें रुखसत कर दिया। सरदार खुशहाल खान ने हमें चंद मुहाफिज साथ ले जाने का मशवरा भी दिया था, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। इसी तरह नदी नाले, घने दरख्त, झाड़ियों के झुंड, ऊंची चोटियां, उभरी हुई टेकरियां, नशीबी इलाका और ढलवानों पर सफर करते रहे। दोपहर को मौसम ने तेवर बदले और हमें एक गार में पनाह लेना पड़ी। सबसे पहले तो हमने खुश्क लकड़ियों का अंबार जमा किया और फिर आराम करने लगे। शाम को खाना वगैरह खाकर वो मुझे आराम करने पर इसरार करने लगी। उसके ताई अगर वो सो गई तो मैंने उसे जगाना ही नहीं था। उसकी जिद के आगे हथियार डालते हुए मैं लेट गया। उस दिन मोर्चे में तो मैंने उसकी गोद में लेटने से ये कहकर इनकार कर दिया था
कि सुबह की रोशनी फैल गई थी और ख्वाब खा तमाशा बन जाता, लेकिन इस वक्त गार में वो अपनी मनवा कर रही। मैं भी जानता था कि उसने मुझे 12-1 बजे तक नहीं जगाना था और वो सारी रात इसी तरह बैठे बैठे गुजार देनी थी। लेकिन हम स्नाइपर्स की नींद अमूमन मर्जी के ताबे होती है, ना तो हम इतनी गहरी नींद सोते हैं कि माहौल से बेखबर हो जाएं और ना मुसलसल ही नींद में डूबे रहते हैं। बेशक पलवशा भी तरबियत याफ्ता थी, लेकिन उसकी तरबियत इस नहज पर नहीं हुई थी जिस तरह हम स्नाइपर्स या कमांडोज की होती है। उसके साथ वो अल्लड़ दोशीजा भी थी और उसकी उम्र की नींद तो यूं भी आदमी को गाफिल कर देती है। 12:30 बजने को थे जब खुद ब खुद मेरी आंख खुल गई। इस वक्त पलवैशा भी गार की पथरीली दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो गाहे गाहे जलती हुई आग पर लकड़ी का टुकड़ा रख देती थी। लकड़ियों का ढेर उसके पास ही पड़ा था। रोशन होती आग मुझे ये बावर करवाने के लिए काफी थी कि वो होशियार थी। स्लीपिंग बैग से बाहर आते हुए मैंने कहा, आओ सो जाओ, इतनी जल्दी आप जाग गए। वो अब भी मुझे सुलाने पर कमर बस्ता थी। करीबन 1 होने वाला है, इसलिए चुपचाप रजाई में घुस जाओ। मैंने उससे प्यार से डांटा और वो मेरा मुंह चिढ़ाते हुए रजाई में घुस गई। तकिया उसे वही मिला था जिसकी वो दिल में ख्वाहिश रखती थी। चाय का खुश्क राशन हमारे पास मौजूद था। सुबह चाय और रात की बची हुई रोटी से नाश्ता करके हम एक बार फिर रवाना हो गए। दोपहर 12-1 बजे के करीब हम डी बलाक पहुंच गए थे। संतरी को अपनी शिनाख्त करवा कर मैंने बैरेट M107 और दूसरे सामान का थैला वहीं छोड़ा और सिर्फ क्लाशनकोफ और पिस्तौल लेकर पलवाशा के साथ रवाना हो गया। उसके पास भी कल्लोज बट वाली क्लाशनकोफ और कबील खान से छीना हुआ कीमती पिस्तौल मौजूद था। आगे का सफर मुसलसल उतराई पर मुश्तमिल था। दोपहर तक हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से हमें आर्जी तौर पर अलविदा होना था। राजू वो सिसकते हुए मुझसे लिपट गई। पगली रोती क्यों हो? 2-3 दिन की बात है, मैं बस अपनी छुट्टी करवा कर परसों तरसों तक अंगुराड़े पहुंच जाऊंगा। कहीं देर न कर देना, ये ना हो मुझे कुछ हो जाए। वो बिल्कुल बावली हो रही थी। चंदा फिक्र न करो और मुखाबरे पर राब्ता रहेगा। रोजाना रात के 8 बजे चैनल नंबर 5 पर मैं अपनी जान की आवाज सुनने आया करूंगा। अगर 3 दिन से 1 घंटा भी ज्यादा लगाया ना तो बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। उसने मुंह बसोरा। इतना जुल्म मैं गोया कराहते हुए बोला था और जो मेरी हालत हो रही होगी वो जुल्म नहीं होगा। वो सचमुच रोने लग गई थी। इन कीमती मोतियों को अपने होंठों से चुनते हुए मैं जबरदस्ती मुस्कुराया। गुड़िया एक फौजी की बीवी बनने जा रही हो, जुदाई की आदत तो डालना पड़ेगी और ये भी ज़ेन में रहे वतन के मुहाफिज कभी कभी आर्जी जुदाई को हशर तक मौकूफ भी कर देते हैं। बकवास न करें, समझे? अच्छा मजाक कर रहा था। मैं बस यूं गया और यूं आया। हो सकता है तुमसे पहले अंगुराड़े पहुंच जाऊं। आमीन। अपनी आंखों पर उल्टा हाथ फेरती हुई वो मुझसे बमुश्किल अलहदा हुई। क्लाशनकोफ गले में डालकर उसने ऊपर सफेद बुरका पहना और सामने से बुरके का पल्लू उठाकर मुझे चांद चेहरे का आखिरी दीदार कराने लगी। चंद दिन की जुदाई भी मेरा दिल चीरे जा रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि उसे वापस अपने साथ डी बलाक पर ले जाऊं और वहां से छुट्टी वगैरह करवा कर अपने साथ अंगुराड़े ले जाऊं, या पहले जिस तरह मैंने सीधा अंगुराड़े जाने का सोचा था उस पर अमल करूं। लेकिन फिर आर्मी के डिसिप्लिन का ख्याल आते ही मैंने उस कमजोर सोच पर काबू पा लिया और अगर सीधा उसके साथ चला जाता तो छुट्टी कैसे ले पाता। अगर आज मैं इससे चंद दिन दूर नहीं रह सकता था तो कल कला को जब मेरी बीवी बनकर तलागंग में बैठी होती तब मैं दिन कैसे गुजारता। अपने प्यारों से जुदाई तो यूं भी हम फौजियों का मुकद्दर होता है। कभी सियाचिन और कारगिल के बर्फ पोश पहाड़ों में जहां रगों में खून की गर्दिश जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहां अपने प्यारों की यादों का अलाव जलाकर इस गर्दिश को रवा रखते हैं। कभी वजीरिस्तान की बारूद उगलती वादियों में अपने लिए दुआएं करने वालों की मनाजात से हौसला पाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कभी सिंध के खुश्क सहराओं में प्यास और गर्मी का मुकाबला ये सोच कर करते हैं कि कम अज कम हमारी वजह से वतन अजीज की कितनी माएं, बहनें, बेटियां, भाई और बुजुर्ग आराम की नींद सो रहे हैं। कभी बलोचिस्तान की बेआबो गया पहाड़ियों में पसीना बहाते हुए दिल को वो वक्त बीत जाने की तसल्ली देते हुए वक्त गुजार लेते हैं। ये जुदाई, ये बिछड़ना, ये दूरियां, ये फासले, ये तड़पना, रोना और आहें, सिसकियां तो हम फौजियों का मुकद्दर है और इसका बदला सिर्फ अल्लाह पाक की जात ही दे सकती है। तनख्वाह के नाम पर मौसूल होने वाले चंद रुपए यकीनन उसका बदल नहीं हो सकते। जाओ गुड़िया, मैंने धीमे लहजे में कहा। उस वक्त मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। नफी में सर को दाएं बाएं हिलाते हुए वो एक मर्तबा फिर तड़प कर आगे बढ़ी और सिसकते हुए मुझसे लिपट गई। कह तो दिया है जल्दी आऊंगा। मैंने उसे डांटने की कोशिश की मगर मेरे मुंह से फक्त बेबसी भरी आवाज ही निकल सकी थी। वो बेआवाज रोती रही। पलवेशे, पता है ना, अगर अंगुराड़े वाली आखिरी गाड़ी निकल गई तो कितना मसला बनेगा तुम्हारे लिए।
और यहाँ से डी ब्लॉक तक मैं भी जाने रात को किस वक्त पहुंचूं। क्या यही चाहती हो कि अंधेरे में ठोकरें खाता रहूं? इस मर्तबा मेरी बात का उस पर खातिर ख्वाह असर हुआ। एक झटके से मुझसे जुदा होकर उसने बुर्का चेहरे पर डाला और पीछे मुड़कर तेज कदमों से दूर जाने लगी, यूं जैसे 1 सेकंड की देर हो गई तो वो जा नहीं पाएगी। मैं वहीं रुककर उसे देखता रहा। पीछे मुड़े बगैर उसने नाला अबूर किया और फिर फरलांग भर का फासला तय करके सड़क पर चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा, यहाँ तक कि अलाम खेल से एक वैगन निकल कर रंगुराड़े की तरफ जाने लगी। उसके हाथ का इशारा पाकर वैगन उसके करीब रुकी। आखिरी मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा, यूं जैसे उसे अच्छी तरह मालूम हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा, और फिर वैगन में बैठ गई। वैगन के आगे बढ़ते ही मैं थके थके अंदाज में पीछे मुड़ा और डी ब्लॉक की बुलंदियां सर करने लगा। मेरे दिलो दिमाग में उस वक्त पलवैशा के बिछड़ने के अलावा कोई ख्याल जागुजी नहीं था। उसमें कोई शक नहीं था कि किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बिछड़ना ही होता है, चाहे वो जुदाई आर्जी हो या हमेशा की। दूरियां और फासले दिल में वो घाव पैदा कर देते हैं जिन्हें कुर्बत के मरहम ही से शफा मिल सकती है। कोई नहीं, चंद दिनों की तो बात है। मैंने खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ा कर खुद को तसल्ली दी। अजीब बात थी कि माहीन, जेनिफर और रुबाना से हमेशा की जुदाई में मेरे दिल का ये हाल नहीं हुआ था जो पलवैशा के आर्जी तौर पर दूर जाने पर हो रहा था। कभी तो पलवैशा का टकराना मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बदबख्ती लगने लगता कि उसके टकराव की वजह से मोहब्बत जैसी बीमारी ने एक बार फिर मेरे दिल में पंजे गाड़ लिए थे, और कभी उसके मिलने पर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझने लगता कि मुझे उस जैसी अलबेली दोशीजा की मोहब्बत मिल गई थी। बिला शक को शुबा इस जैसी लड़की कहीं सदियों बाद ही जन्म लेती है। सनफ नाजुक होते हुए यूं एक जालिम और जाबर सरदार से टकराने का हौसला करना इतना आसान भी नहीं था। पलवैशा की यादों में खोया मैं रात को 10 बजे डी ब्लॉक पर वापस पहुंचा। पहचान का मरहला खत्म होते ही मुझे पोस्ट कमांडर के बैंकर में पहुंचा दिया गया। एक और हैरानी मेरी मुंतजिर थी। सरदार खान को वहां मौजूद पाकर मैं हैरत से उछल पड़ा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर दुख भरे आसार नमूदार हुए, लेकिन उससे पहले पोस्ट कमांडर ने मुझसे मुआनका किया और फिर हमें अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। पोस्ट कमांडर के बाहर जाते ही वो मेरे गले लगकर रो पड़ा था। यार राजे, चिनारे मुझे छोड़कर चली गई। लिजोना के साथ मोहब्बत करने की उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ लिया। कम से कम एक बार मुतनबा तो करती। उसके बाद अगर मैं लिजोना का जिक्र करता तो उसका ऐसा करना बनता था। यूं बगैर कुछ कहे सुने रूठ जाना कोई इंसाफ तो नहीं है ना यार राजे। सरदार का गम देखते हुए मेरे दिल से आर्जी तौर पर पलवैशा की जुदाई का दुख गायब हो गया था। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं गुलखेर लहजे में बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्त। मेरी बहन का वक्त मुकर्रर था, और ये भी तो सोचो कि मरते हुए कम अज कम उसके दिल में किसी सोकन का अजियत भरा ख्याल मौजूद नहीं था, और सबसे बढ़कर वो अब भी सुल्तान खान की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह हमेशा मौजूद रहेगी। इसी बात ने तो मुझे भी हौसला दिया है, पर न जाने मेरा क्या होता। मुझसे अलहदा होकर वो चारपाई पर बैठ गया। छुट्टी खुद बढ़ाई थी या वो कथा कलामी करता हुआ बोला, कमांडर ऑफिसर मलिक इरफान साहब ने ताज़ीती फोन करके साथ ही महीना मजीद घर रहने का हुक्म दे दिया था। आप सुल्तान को किसके पास छोड़कर आए हो? अपनी छोटी बहन के हवाले कराया हूँ। उसकी दूसरी माँ को बुलवा लेना था। माहौल में छाया बोझलपन खत्म करने के लिए मैंने लिजोना का जिक्र किया। उसके पास जाने की तो हालत नहीं थी, अलबत्ता उसका जो टूटा फूटा पता जहन में था, आते हुए उस पर एक खत लिख कर डाल आया हूँ। अब जापान जाकर उसे क्या ढूंढता फिरता। ये भी मुमकिन है वो किसी छोटे कद और चिंदी हुई आंखों वाले जवान की जानिब इशारा करके कहती, इससे मिलो, ये है मेरे शोहरे नामदाद, अभी चंद माह ही हुए हैं शादी को। चूंकि आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं था इसलिए दावत न दे सकी। उसने ये तमाम बातें मजाहिया अंदाज में कही थी, मगर अपने लहजे में शामिल दुख को नहीं छुपा सका था। अगर वो तुम्हारी किस्मत में हुई तो जरूर मिलेगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो तुमसे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हार नहीं माना करते। इन बातों में मुझे कबील खान की मौत तो भूल ही गई है। मुबारक हो यार, तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मुझे यहाँ पहुंचकर ही पता चला है कि उसका कांटा निकल गया है। अलबत्ता तुम लापता थे इसलिए काफी परेशानी थी। शुक्रिया। कबील खान का जिक्र आते ही शौक व चंचल परवाशा की तस्वीर मेरी आंखों के सामने लहराने लगी थी। मेरा दिल एकदम चाहने लगा कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं और उसे अपनी आगोश में लेकर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां हम दोनों के सिवा कोई न हो। बस उसकी शरारतें हों, चंचल अदाएं हों, जानदार कहके हो, उसका शर्माना और आंखें झुकाना हो, मेरे लिए सजना संवरना और मेरी गोद में लेटना हो, और मेरे साथ हर वक्त का झगड़ा हो। किन ख्यालों में खो गए हो? सरदार की आवाज मुझे ख्यालात की खूबसूरत दुनिया से बाहर लाई। कुछ नहीं यार। मेरे होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। राजे, एक बात तो बताओ, क्या मैं अपनी छोटी बहन भी तुम्हारे पास छोड़कर गया था? उसका क्या हुआ? क्या कबील खान की मौत के वक्त वो तुम्हारे साथ ही थी? यकीनन इस खबीज की मौत पर वो खुश तो हुई होगी। हाँ, बहुत खुश थी।
मैंने इस बात में सर हिला दिया। वैसे मैं तो डर रहा था कि मेरे जाते ही तुमने उस मासूम को बका न दिया हो। पलवशा का जिक्र आते ही मेरे मुंह में मिठास घुल जाती थी। मैंने मुतबस्सम होकर कहा, वो इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं है। सरदार ने कहका लगाया, सही कहा। वैसे तुम्हें तो वो खूब तंग करती थी। क्या मेरे जाने के बाद भी वो तुम्हें इसी तरह धमकियां देती रही कि कबील खान के कत्ल के बाद तुम्हें जान से मार देगी? धमकियां तो वो देती थी, लेकिन बाद में उसकी धमकी तब्दील हो गई थी। भला नई धमकी क्या थी? सरदार ने इश्तियाक से पूछा। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, यही कि वो खुदकुशी कर लेगी। सरदार ने हैरानी से कहा, अबे क्या कह रहा है? भला ये क्या धमकी हुई? ऐसी धमकी तो किसी चाहने वाले को दी जाती है। मैं मुस्कुराया तो चाहने वाले ही को देती थी ना। क्या? सरदार ने मुझे यूं आंखें फाड़ कर देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मेरे कान वही सुन रहे हैं जो तुम कह रहे हो, या मेरा दिमागी फतूर है? वो फतूर तो हर पठान के दिमाग में हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त तुमने वही सुना जो मैंने कहा। मगर ये सब कैसे हुआ? खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में मुझसे लिपट गया था। पता नहीं यार। मैंने आंखें मूंदते हुए पलवशा का तसव्वुर करते हुए कहा, बस एकदम मुझे लगा कि वो मेरे लिए नागुज़ीर है। इतनी के बाकी लड़कियों के बगैर तो मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राजे, यूं एकदम ये कैसे हो गया? मुझे फौरन तफसील से सारी कहानी सुनाओ, ये ना हो मेरा सांस रुक जाए। तुम्हारे जाने के बाद मैं औरंगजेब साहब से मिलने गया था। वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ी रही और फिर मैंने तफसील से उसके सामने सब कुछ दोहरा दिया। जाने कब से मैं तरस रहा था कि कोई राजदार मुयस्सर हो जिसके सामने मैं अपनी पलवशा का जिक्र करूं और ये एतराफ करूं कि मैं उसे कितना चाहता हूं, उसके लिए क्या कर सकता हूं और वो मेरे लिए कितनी अहम और जरूरी है। मतलब तुम अभी उसे रुखसत करके आ रहे हो? अगर मुझे पता होता तो अपनी बहन से मुलाकात ही कर लेता। मैंने कहा, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। राजे, पलवशा जैसी शरीके हयात तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी यार। उस जैसी अल्लाह पाक ने और कोई बनाई ही नहीं। मेरे लहजे में पलवशा के लिए दुनिया जहान का प्यार उबल रहा था। सरदार खिलखिलाकर हंस पड़ा। होटल के अंदर जब मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे समझा रहा था कि मेरे आने तक तुम्हें कोई उल्टी सीधी बात न करे वगैरह वगैरह, उसी वक्त उसने मुझे यही कहा था कि सरदार भाई फिक्र न करो, तुम्हारे राजे को तो मैं ऐसा सीधा करूंगी कि वापसी पर उसे पहचान नहीं पाओगे। और यकीनन जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया है। वो है ही ऐसी। मुझे पलवशा की तारीफ से खुशी मिल रही थी। उसी वक्त वहां रखे सरकारी टेलीफोन की घंटी बजी, मगर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। फोन 2-3 मरतबा बजकर खामोश हो गया। मुझे अनकरीब ही अपने दोस्त के सर पर सेहरा सजता दिखाई दे रहा है। सरदार ने ख्याल जाहिर किया। मेरे जवाब देने से पहले ही वो दरवाजा हल्के से बजाकर एक आदमी ने अंदर झांका। सर, औरंगजेब साहब बात करना चाह रहे हैं। हमने सोचा पोस्ट कमांडर के लिए कॉल है। फोन एक बार फिर बजने लगा था। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो। एक मौज़ी को तुमने इस खूबसूरती से ठिकाने लगा दिया। शुक्रिया सर, बस अब कुछ दिनों की छुट्टी दरकार है। मैंने फौरन अपना मसला बयान किया कि मैं सुबह सवेरे ही अंगुराड़े जाकर अपनी रूह को तस्कीन देना चाहता था। क्या सरदार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेजर औरंगजेब ने हैरानी से पूछा। नहीं सर, सरदार से तो बस उनकी बीवी के बारे ताज़ियत की है और फिर उसे अपने वाकयात सुनाने लगा। इस दौरान आपकी घंटी आ गई। वैसे मैंने इत्तफाकन पोस्ट कमांडर से बात कर ली। उसने तुम्हारी वापसी के बारे में बता दिया और मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा, वरना इतनी रात गए मैं फोन नहीं करता। आप जिस वक्त चाहे फोन करें सर, इससे मुझे कोई मसला नहीं। मेरा मसला तो छुट्टी है। अब मुझे इजाजत दें कि सुबह मैं रवाना हो जाऊं। अगर कोई ज्यादा संजीदा मसला नहीं है तो एक हफ्ता मेरी खातिर रुक जाओ। मेजर औरंगजेब के लहजे में हुक्म से ज्यादा इल्तिजा का अंसर नुमाया था। अल्लाह पाक हम सबको मसाइल से महफूज रखे सर। बहरहाल आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा ही रखती है। मैं एक हफ्ता सब्र कर लेता हूँ। शुक्रिया ज़ीशान, बाकी तफसीलात तुम्हें सरदार से मालूम हो जाएंगी। ठीक है सर, फी अमान अल्लाह। मैंने इजाजत चाहिए और मेजर औरंगजेब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रिसीवर नीचे रखकर मैं सरदार की तरफ मुतवज्जा हो गया। खान साहब, क्या मामला चल रहा है? औरंगजेब साहब ने एक हफ्ते के लिए मेरी छुट्टी रोक दी है। वो हंसा। हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है। अच्छा ही हुआ। अब ये भला क्या बात हुई कि इधर हल्का सा कोलो करार और उसके साथ शादी तैयार। चंद दिन सब्र करो मेरे भाई, रात के 2 होने वाले हैं। शाम से तुम्हारे मुंह से पलवशा पलवशा की रट सुन रहा हूँ। वो है इस काबिल कि उसे याद किया जाए। तुम्हारी लुजोना की तरह नहीं है कि आंख से ओझल होते ही तुम एक दूसरे को भूल गए। बकवास न करो और सो जाओ। वो फौरन रजाई में घुस गया। अच्छा, मुझे तफसील तो बता दो, आखिर हफ्ते के लिए मेरी छुट्टी क्यों रुकवा रहे हो? बताया था ना कि पलवशे ने 3 दिन की मोहलत दी है। एक दिन भी ऊपर होने की सूरत में उसने बात नहीं करनी। इतने माह हो गए हैं मैंने लिजोना से बात नहीं की, तो क्या हुआ? जिंदा हूं ना, तुम भी मरोगे नहीं। खैर, तफसीलात जाने बगैर तो मैंने तुम्हें सोने नहीं देना। मैंने 2 टोक लहजे में कहा। गुज़िश्ता 1 माह से दहशतगर्दों के हमलों की रफ्तार में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है। काफी पहाड़ी चोटियां अब तक दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। पूछा नराय की बुलंदी पर आर्मी ने 2-3 मोर्चे बनाए हैं, जहां से मैंने और तुमने जकीरा टाप पर
दहशतगर्दों की नकलो हरकत में रुकावट डालनी है। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी काम यह है कि परसोवाना से एक टैंक लाया जा रहा है, जिसे हिफाजत से यहाँ तक पहुँचाने में हमने भी अपना किरदार अदा करना है। कल एक QRF के साथ जाकर हमने रास्ते में आने वाली ऐसी जगहों का चुनाव करना है जहां से दुश्मन स्नाइपर्स घात लगाकर आने वाले काफिले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ हिसास जगहों पर फौजी जवान पक्टिंग करेंगे, कुछ जगह रास्ते में आने वाली पोस्टें संभालेंगे और हमने भी उस कार्रवाई में अपना हिस्सा डालना है। टैंक और इस इलाके में मैंने हैरानी से पूछा। जी हाँ, और ये जखीरा टॉप के खिलाफ मंगवाया जा रहा है। डी ब्लॉक के ऊपर जो पोस्ट है 3349, उस पर से जखीरा पोस्ट को निशाना बनाया जाएगा। मेरा ख्याल है इतनी बुलंदी पर टैंक का चढ़ना एक रिकॉर्ड ही होगा। औरंगजेब साहब भी यही बता रहे थे। सरदार ने इस बात में सर हिला दिया, मगर टैंक को हमारी हिफाजत की क्या जरूरत? ये कोई अलजरार या अलखारे टैंक नहीं है, ये तो वही पुराना टैंक है जिसमें जदीद कंप्यूटर सिस्टम मौजूद नहीं था। टैंक न मालूम नया है या पुराना, मगर इस सालम ने मेरी दूरियों की मायात में इजाफा जरूर कर दिया है। यार तुम तो बिल्कुल ही बेसब्रे हुए जाते हो। सरदार के लहजे में शामिल तशवीश बिल्कुल हकीकी थी। इतना बेचैन मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। उससे पहले मुझे पलवैशा भी तो नहीं मिली थी ना। मैंने उसकी बात जुटलाने की कोशिश नहीं की थी। सरदार झल्लाकर बोला, उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? एक लड़की ही तो है। न जाने दुनिया में इससे कितनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां मौजूद होंगी। बल्कि दूर क्यों जाते हो, लिजोना ही को देख लो। आखिरी फिक्रा उसने मजाया अंदाज में कहा था। जहाँ तक मेरी तहकीक है तो पलवैशे से खूबसूरत ना तो इस दुनिया में पहले किसी लड़की को मैंने देखा है और ना ही इसके बाद अल्लाह पाक ने किसी को इतने हुस्न से नवाजना है। बाकी रही बात लिजोना बहन की, तो इस बारे में यही कह सकता हूँ कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सरदार ने मुंह बनाया। मजनू को भी काली लैला दुनिया की सबसे हसीन लड़की नजर आती थी। देख लो, यही बात मैं तुम्हें लिजोना के मुतल्लिक समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अब सो जाओ। मेरी जानिब पीठ मोड़ते हुए सरदार ने अपना सर रजाई के अंदर कर लिया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकन के बावजूद मैं जल्दी नहीं सो सका था। पलवैशा मेरे ख्यालों में सरगर्दा रही। बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात को मिशन की जानिब मोड़कर मैं सोने में कामयाब हो सका था। सुबह की नमाज के लिए मुझे सरदार ने जगाया था। नमाज पढ़कर मैं दोबारा सो गया। नाश्ता हमने 9-10 बजे ही किया था। नाश्ते के बाद QRF की 5 गाड़ियों के साथ हम रास्ते की करौली के लिए रवाना हो गए। 4-5 घंटों में हम शकई पहुंच गए थे। वहाँ दिन का खाना खाकर हम वापस लौटे और गाड़ियों के साथ वापस जाने के बजाय रास्ते में उतर गए। वहां से हमने अपना मोर्चा संभालने की जगह पर पहुंचना था। आने वाली सुबह वाना से टैंक ने रवाना होना था। मुमकिन था कि वो वाना से मुश्किल कई तक ही पहुंच पाता, लेकिन हम पहले से अपनी जगह पहुंच जाना चाहते थे। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में रात गुजारने की जगह तलाश करना इतना भी मुश्किल नहीं है। वहाँ सर्दी की शिद्दत अपनी जगह बरहक है, लेकिन दरख्तों की इतनी बहुताब है कि पहाड़ी बुलंदियों पर खुश्क लकड़ी वाफर मिकदार में मिल जाती है, जिन्हें जलाकर सर्दी की शिद्दत का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। कोई गार तो हम तलाश नहीं कर पाए थे, अलबत्ता एक बड़ी चट्टान के नीचे हमें रात गुजारने की जगह मिल गई थी। तेज हवा से नबज़्द आजमा होने के लिए हमने खाली जानिब पत्थरों की दीवार बना दी थी। वहाँ छोटे बड़े इतने पत्थर बिखरे पड़े थे कि छोटी सी दीवार तो क्या पूरा कमरा बनाया जा सकता था। हमने तो बस पत्थरों को तरतीब से रखकर 2-2.5 फुट दीवार बुलंद की थी, ताकि एक तो हमारी जलाई हुई आग दूर तक नजर न आ सके, दूसरा तेज चलने वाली हवा से भी आग को बुझाया न जा सके। अंधेरा छाने तक हम रात गुजारने के इंतजामात से फारिग हो गए थे। सरदार आग जलाकर चाय बनाने लगा था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह उड़ाई। 7 बज रहे थे। पलवैशा से बिछड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। उसे रुखसत करते वक्त ये तय पाया था कि हम रोजाना रात के 8 बजे चैनल नंबर 5 पर बात करेंगे। घंटा भर पहले ही आई काम ऑन करके मैंने चैनल नंबर 5 लगा दिया था, लेकिन वक्त था कि नहायत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। सरदार ने चाय बनाकर मखसूस बिस्कुटों का पैकेट और चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ा दी। मैं सराज से बिस्कुटों का पैकेट चबाकर चाय की प्याली मेदे में अंडेली और खाली प्याली सरदार की तरफ बढ़ा दी। और चाय? वो मुस्तफसर हुआ। शुक्रिया कहकर मैं घड़ी देखने लगा। तुम 50वीं बार घड़ी देख रहे हो। क्या इस तरह बेसब्री जाहिर करने से वक्त जल्दी गुजर जाएगा? तुम्हें कोई मसला? मैंने उसे झिड़कने में 1 मिनट नहीं लगाया था। मसला तो कोई नहीं, बस तुम्हारी हालत देखते हुए तरस आ रहा है। वो क्या कहते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब या इकबाल का शेर पढ़कर भी तुम खान ही रहोगे, अक्लमंद नहीं कहला सकते। वो फलसफियाना लहजे में बोला, पठानों को बेवकूफ समझने वालों की अपनी अकल में फतूर होता है। अच्छा, अगर इतने ही अक्लमंद हो तो बताओ दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की का नाम क्या है? ये भी कोई पूछने की बात है? लिजोना के अलावा भला कौन हो सकता है? मैंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। रहे ना वही पठान के पठान। मैंने तुमसे बेवकूफ तरीन लड़की नहीं, खूबसूरत लड़की का पूछा है, जिसका दुरुस्त जवाब था पलवैशा खान वजीर।
लिजोना जापान इंटेलिजेंस की ज़हीन अफीसर है, बेवकूफ कैसे हो गई? बेवकूफ आदमी शक्ल से नहीं हरकतों से पहचाना जाता है, और एक पठान को दिल देकर उसने अपनी जहानत का पोल खोल दिया। अच्छा कि आखिरी अलफ को लंबा खींचते हुए वो मानी लहजे में बोला, अगर पठानों को दिल देना बेवकूफी और बेअक्ली की निशानी है तो मेरा ख्याल है परवैशा खान वजीर कोई सिंधी, बलोची या पंजाबी नहीं है। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करना। घड़ी की सुइयों को 8 बजने का ऐलान करते देखकर मैं उसके पास से उठ गया। चट्टान के ऊपर चढ़कर मैंने उसे बार बार पुकारना शुरू कर दिया, पलवैशे पलवैशे पलवैशे, मगर उसकी जवाबी आवाज सुनाई नहीं दी थी। काफी देर में सर खपाता रहा मगर उसकी दिल लुभाने वाली आवाज नहीं सुन पाया था। यकीनन वो ज्यादा फासले पर मौजूद थी, जहां तक कई काम राब्ता नहीं कर पा रहा था। मोहतरम अब तशरीफ ले आए और आंखें बंद करके अपनी पलवैशा खान से गुफ्तगू फरमा लें, जैसे कि मेरा मामूल है। मैं खान नहीं हूँ, समझे। मैं उस तरफ पहाड़ी पर जा रहा हूँ। कलाशनकोव कंधे से लटका कर मैं अंगुराड़े की जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। आते साथ हमने चारों तरफ मौजूद इलाके का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। उस पहाड़ी और जिस पहाड़ी पर हम मौजूद थे, इन दोनों के दरमियान एक कम बुलंद पहाड़ी और 2 नाले पड़ रहे थे। अबे अकल के नाखून दो, तुम तो पठान नहीं हो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर चट्टान के नीचे धकेल दिया। यार वो मुंतजिर होगी। मैं सचमुच मुतफिक्र हो गया था। तुम्हें इस पहाड़ी पर पहुंचने तक कम अज कम ही 2-3 घंटे लग जाएंगे और उस वक्त तक जानान सो चुकी होगी। 8 बजने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा घंटा आध घंटा इंतजार करेगी। आखिर सुबह तक तो उसने आई काम आन करके तो नहीं बैठे रहना ना, और फिर अंधेरा देखो खामखा का सर दर्द बढ़ाओगे। अल्लाह करे लिजोना को तुम्हारा खाती न मिले। मैं झिलाते हुए बैठ गया कि उसकी बात बज़ाहिर हकीकत पर मबनी थी। सरदार चाय का बर्तन साफ करके थैले में रखने लगा, जबकि मुझे अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। 2-3 मिनट दिल गिरफ्तार रहने के बाद मैंने अचानक पूछा, खान साहब नींद आ रही है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं आ रही, तुम सो जाओ। अगर मैं कहूँ कि मैंने सारी रात सोना है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? उसने 2-3 लकड़ियां उठाकर आग पर डालते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हें मेरा जवाब मालूम है तो तुम्हें मेरी सारी रात सोने पर कोई एतराज नहीं। बेशक उसका इत्मीनान बरकरार रहा। उठो फिर। मैंने बैरेट M107 का झोला पीठ पर लादने लगा। अब क्या हो गया है यार? मुझे चैन नहीं आ रहा। वो बार बार आई काम आन करके मुझे पुकारती रहेगी। मैं जानता हूँ ना उसे। तुम बस चलो मेरे साथ, हम अभी सामने वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं। यार राजे, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वो बज़ाहिर कोफ्त का इजहार करके तैयार होने लगा, मगर मैं उसे जानता था। वो खालिस पठान जो दोस्ती के नाम पर जान कुर्बान कर सकता था। ये तो सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला था जो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता था। उसके तैयार होते ही हम चल पड़े। कलाशनकोव उसने हाथ में पकड़ ली थी, जबकि मेरे पास अपना गलाक 19 था, वही पिस्तौल जिसे पलवाशा के जिस्म से इत्साल का शर्फ हासिल रहा था। चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे की मदद से अपनी समत का तयन कर लिया था। मतलूबा पहाड़ी हमसे गरबी जानिब मौजूद थी। कुतबी सितारे को दाएं हाथ पर रखकर हम नाक की सीध में चल पड़े। सरदार की कोफ्त 2-3 मिनट से ज्यादा बरकरार नहीं रही थी। ढलान से उतरते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा, यार राजे, तुम कुछ ज्यादा ही बावले नहीं हो रहे? क्या करूं यार, खुद पर इख्तियार खो बैठा हूं ना। वो उल्लू की पट्टी बुरी तरह असाब पर सवार है। उसे जरा भी उदास या परेशान नहीं देख सकता। वो खिलखिला कर हंसा। वो वक्त याद है जब उसे रुई की तरह धुन रहे थे। आह, मैं एक गहरा सांस भर कर रह गया था। शायद मैं ना आता तो तुम उसे जान से मार चुके होते। मैं उसकी तरदीद नहीं कर सका था, लेकिन जानते भी हो मैं उसे उस बेदर्दी से क्यों पीट रहा था? कबील खान से नफरत की वजह से? सरदार ने फौरन अंदाजा लगाया, नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार देखते ही मैं उस पर मर मिटा था। लेकिन मेरा दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था और मुझे उसकी बैरारवी पर गुस्सा आ रहा था कि वो कबील खान जैसे दहशतगर्द की खेल कैसे बन गई, हालांकि वो तो मेरे लिए बनी है। अब मेरी बदकिस्मती कि मैं उस मासूम को वजाहत पर आमादा न कर सका। सरदार ने मुझे छेड़ा, इतनी भी मासूम नहीं है। पता नहीं कितनों के सर से गोली गुजार चुकी है। उसकी गोली का निशाना बनने वालों में से एक भी ऐसा नहीं है जो मरने का हकदार न हो। सारे नंग इंसानियत, वतन फरोश और दहशतगर्द थे। सरदार ने कहका लगाया, वैसे मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम और पलवैशा एक दूसरे को चाहने लगे हो। मुझे भी। मैं उसकी हंसी में शामिल हो गया था। ढलान से उतरकर हम नाले में उतरे और चौड़ा नाला अबूर करके अगली ढलान सर करने लगे। इस दरमियानी पहाड़ी के बाद एक और नाला था जिसे अबूर करके हम बुलंद पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। पसीना धारों की सूरत हमारे चेहरों पर बह रहा था। तेज कदम लेने की वजह से हमारे सांस भी फूले हुए थे। सरदार बार बार मुझे आहिस्ता चलने का कहता, मगर मेरा दिल किसी ऐसी अनदेखी डोर से बंधा था कि मुझे थकन महसूस ही नहीं हो रही थी। अगर ख्याल आ रहा था तो यही कि वो मुंतजिर होगी। बुलंद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते मैंने टार्च की रोशनी में घड़ी की सुइयों को देखा जो 11 बजने का ऐलान कर रही थी। पीठ पर लदे झोले को उतारने का तकल्लुफ किए बगैर मैंने आई का मान किया और फूले हुए सांसों से प्यारा सा नाम लिया जिससे मेरे मुंह में मिठास पिघल जाती थी।
पलवचे राजू, एक सेकंड में उसकी बेताबाना आवाज ने मेरे कानों में रस खोला। चंदा, मैं बहुत दूर था जहां बात नहीं हो सकती थी। अभी 6-7 किलोमीटर का फासला तय करके ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां तुम्हारी आवाज सुन सकूं। मेरे खामोश होते हुए बेकरारी से बोली, अगर आप ना आते तो मैं सारी रात मुखाबरा अंध करके छत पर बैठी रहती। सरदार मुझे बातों में मसरूफ देखकर थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गया था। मैंने उसकी टार्च की रोशनी से अंदाजा लगा लिया था कि वो 15-20 गज दूर चला गया है। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इंतजार की कोफ्त में मुब्तला रखूं? इंतजार ही तो कर रही हूँ। राजू, जल्दी आओ ना, अब तो लगता है आपको देखे हुए भी मुद्दत गुजर गई है। मैंने डरते डरते कहा, 1 हफ्ता लग जाएगा क्या? वो हैरानी और गुस्से भरे लहजे में चिल्लाई, मैं अपनी जान ले लूंगी। चंदा, ऐसा तो नहीं कहते, तुम जानती तो हो मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती राजू, मैं सचमुच मर जाऊंगी। उसकी सिसकियां सुनकर मुझे कुछ होने लगा। अच्छा, पता है तुम्हारा सरदार भाई लौट आया है। मैंने मौजू तब्दील करने की कोशिश की। राजू भाई को मेरा सलाम कहो और उन्हें कहो कि आपको छुट्टी दिलवा देना। ये उसके बस से बाहर है चंदा, बस तुम 1 हफ्ता सब्र कर लो। नहीं होता ना सब्र, वो गुस्से से चिल्लाई। अगर इतनी बर्दाश्त होती तो मिन्नतें क्यों करती? तो जब 3-3 माह छुट्टी नहीं आऊंगा तब क्या करोगी? मैंने उसे मुस्तकबिल का हवाला देकर समझाना चाहा। राजू, पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, आप बस किसी भी तरह आ जाए। उसने अपनी रागनी अलापी, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है ना? हाँ, नहीं आई, और ना मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मेरी बात नहीं मानोगी? देर से आने वाली बात के अलावा हर बात मानूंगी। वो अपनी बात पर मिसर रही। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह रोगी तो यकीनन मुझसे काम नहीं हो सकेगा, और तुम्हें मालूम तो है ना मेरा काम कितना खतरनाक है। जरा सी बेपरवाही से जान के लाले पड़ सकती है। मुझे पता है आपने इसी तरह दोस्त जमानी है। इस हठ धर्म के रेशे में हल्की सी नरमी आई और मैं खुश हो गया। मैं जानता था मेरी चंदा बहुत समझदार है। बस ज्यादा चापलूसी ना करे। उसकी शोखी भरी आवाज ने मुझे कहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। उसी वक्त सरदार मुझे पुकार कर बाआवाज बुलंद बोला, मोहतरम, इसी बैटरी पर गुजारा करना। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि एक बैटरी खत्म होने पर मैं आई काम की फालतू बैटरी तुम्हारे हवाले करने पर तैयार हो जाऊंगा तो ये नामुमकिन है। मैं उसकी बात पर कान धरे बगैर पलवाशा से गपशप करता रहा। उसकी शोखी भरी बातें, लाड भरे गिले शिकवे और जल्दी आने की ताकीद सुनता रहा, यहाँ तक कि आईकाम की बैटरी कमजोर पड़ने लगी। हमारे पास एक फालतू बैटरी मौजूद थी, लेकिन हम जिस मिशन पर निकले हुए थे उसके लिए हमारा अपनों से राब्ते में रहना जरूरी था। मैंने पलवाशा से इजाजत मांगी और उसके साथ उसे कल न आने की बाबत बता दिया। थोड़ी सी तगदो के बाद वो कल की गैर हाजिरी भी हजम कर गई थी। जब उसकी आवाज बिल्कुल कट कट कर सुनाई देने लगी तो मैंने आई काम आप कर दिया। अब रात यही गुजारना है, ये वापस चलें? सरदार ने मेरी बात खत्म करते ही पूछा। मैंने फौरन मशवरा दिया, यहाँ से उठकर सुबह सवेरे वापसी इख्तियार करने से बेहतर है अभी चलते हैं। मरवा दिया है ना तुम्हारी पलवाशा ने यार, थके थके लहजे में कहती हुई वो खड़ा हो गया। मैं तो ताजा दम हो गया हूँ। मैं खुशी से सहका, तुमसे तो अल्लाह सोना ही पूछेगा। लड़के नुमाल लड़की में जाने तुम्हें क्या नजर आ गया है? उसके बाल देखो, मर्दाना लिबास देखो, कंधे से लटकी क्लाशिंकोव देखो। कोई एक बात ऐसी है जो उसे नाजुक अंदाम, मासूम भोली वाली दुशीजा से तशबिया दे जा सके? कसम से अपने बदर मुनीर और आपके सुल्तान राही की हम ज़ात लगती है। खान साहब, मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़े, मगर ये काफी नहीं होगा। तुमने मेरे चांद की तौहीन नहीं की, मयारे हुस्न को ललकारा है। यकीनन ये रत्न तुम्हारे स्याह नामा अमाल का सबसे बदनुमा धब्बा है। सरदार ने कहका लगाया। मैंने कहा, सरदार सुनो, शायर पलवैशे को किन अल्फाज से याद करता है? सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कुबाएं कतर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल आंखों में। सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश भर के देखते हैं। सुना है उसके शबस्तान से मुत्तसिल है वहशत, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब के बेपैरा हिंद उसे देखे, कभी कभी तरो दीवार घर के देखते हैं। सुना है रात उसको चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सरदार ने एक और कहका लगाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, मुझे तुम्हारा कहका इतना ही बुरा लग रहा है जितना कि खुद तुम। वैसे कमाल ही हो गया यार राजे, मुझे अपने कानों से सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा कि परवशा किसी के लिए इतनी दीवानी हो सकती है। यार वो तो बिल्कुल ही बावली हुई जा रही थी। इतनी समझदार लड़की को हो क्या गया है?
और तुम्हारे थोबड़े में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई कि हफ्ते की जुदाई पर वो मरी जा रही है और फिर तुम्हें इतनी तमीज से मुखातिब करना। कोई लखनवी तर्ज की पश्तो बोल रही थी, हालांकि तुम्हारे जैसा बंदा इतनी इज्जत के काबिल कहाँ होता है। संजीदा लहजे में गुफ्तगू करते करते वो मजाक पर उतर आया था। मैं तुर्की व तुर्की बोला, मुझसे जिंदगी में एक ही गुनाह सरजद हुआ है और वो है तुमसे ताल्लुक रखना। इसके अलावा मेरी खामी बताओ। मैं तुम्हारे करतूतों पर PhD कर सकता हूँ। ना तुम अमेरिका जाकर सुधरे और ना इंडिया जाकर औरत जात को माफ किया। अब वजीरिस्तान में भी एक बेवकूफ के पीछे पड़े हो जिसे ये तक मालूम नहीं कि वो लड़की है या लड़का। अब उसने लड़कियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और यहाँ से अंगुराड़े जाते वक्त बुर्का ओढ़ कर गई है। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। सरदार हंसा, वैसे सच सच बताओ कितनी अजीब लग रही थी। बिल्कुल इतनी ही अजीब जितना कोई भी पठान अकलमंदी की बात करते हुए लग सकता है। पठानों पर जुगते मारने से कुछ हासिल नहीं होगा और अगर पठान बेवकूफ होते ही हैं तो तुम्हारे साथ पलवैचा का लगाव एक पठानी हमाकत ही है। रस्ती की तवालत से होने वाली कोफ से बचने के लिए हम एक दूसरे पर लफ्जी बमबारी करते हुए 3:30 के करीब अपनी कमीनगाह में पहुंच गए थे। वापसी पर चूंकि उतराई ज्यादा थी, इस वजह से हमारा आध घंटे के करीब वक्त बच गया था। पलवैशा से गुफ्तगू करने के बाद मैं ताजा दम था। सरदार को सो जाने का कहकर मैं जागती आंखों से अपनी पलवैशे को देखने लगा। मेरी निगाहों में डंबरियानी के सरदार सकलैन खान के बेटे दिलदार की शादी का मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। पलवैशे के रक्स ने उस वक्त भी मेरे दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दिया था। पलवैशे के रक्स ने उस वक्त भी मेरे दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दिया था, लेकिन अब तो मुझे किसी और जहां का मंजर लग रहा था। जाने इतना खूबसूरत रक्स उसने कहां से सीखा था। सांस के साथ उसके लचकीले बदन का हर अंग यूं मौजूनियत से हरकत कर रहा था, गोया सारी जिंदगी उसने यही काम ही किया हो। और फिर उसका बदन यूं सांचे में ढला था। खालिक की सनाई पर ईमान लाए बगैर चारा नहीं रहता था। पता नहीं कैसी जादू करनी थी कि छोटी छोटी जुल्फों में भी मेरे दिल को बांध लिया था। न जाने लंबा होने पर इन जुल्फों ने इस दिल पर क्या कयामत ढानी थी। इतना तो तय था कि अब मैंने उसे बाल छोटे करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देना थी। मैं मिशन वगैरह की तकमील की सोचों को पसे पुष्ट डालकर बस उसी को सोचता रहा, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया था। हमारे पास फालतू पानी नहीं था कि मैं वुजू की अयाशी का मुतहम्मल हो सकता। मजबूरन तयम्मुम करके मैंने सुबह की नमाज अदा की और फिर टूटी हुई सोचों को वहीं से जोड़ा जहां पर मुनकता हुई थी। दिन खूब चढ़ आया था। सरदार को जगाने से पहले मैंने चाय बनाना मुनासिब समझा। चाय बनने तक वो खुद ही किसमिसा कर उठ बैठा था। हम दोनों ने मखसूस बिस्कुटों से पेट पूजा की और मैं बिस्तर में घुस गया। सरदार ने मुझे दोपहर के वक्त जगाया और साथ ये खुशखबरी भी सुना दी कि टैंक शिकई में पहुंच कर रुक गया था और आगे वो कल ही आएंगे। हमने वो रात भी वहीं गुजारी। अगर मेरे पास आई काम की फालतू बैटरी होती तो यकीनन मैं कल वाली जगह पर जाकर परवैशा से बातचीत जरूर करता। सूरज उभरते ही हम दोनों ने एक मुनासिब दरख्त पर मचान बनाई और वहां बैठकर दाएं बाएं का चाचा लेने लगे, मगर कोई ऐसी हरकत ढूंढने में नाकाम रहे थे जिसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ठहरता। टैंक दोपहर के वक्त हमारे पास से गुजरा था। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। टैंक के गुजर जाने के बाद हम थोड़ी देर मचान में बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे, लेकिन हमारी एहतियात बेकार गई थी। हम दोनों अपने हथियार और सामान संभाल कर नीचे उतर आए। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। मुझे रात के 8 बजने तक डी ब्लॉक तक पहुंचने की फिक्र सताने लगी। मुझे तेज रफ्तारी पर माइल देखकर सरदार को मेरी जल्दी की वजह मालूम करने में तगोदो नहीं करना पड़ी थी कि वजह उसे मालूम थी। राजे यार, क्यों मरवाने के चक्रों में हो? उस दिन भी तो बेवकूफ रात 11 बजे तक आई काम पकड़कर छत पर बैठी थी। आज भी इंतजार कर लेगी। तुमने इस पर ऐसा तावीज नहीं किया कि वो आराम कर सके। उसे 40 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। तुम्हारी आवाज सुने हुए यकीनन वो सुबह तक आसानी से इंतजार कर लेगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे इंतजार करवा कर मुझे खुशी मिलेगी? मैं मुतफिक्र होकर बोला। और अगर बाहर ठंड में उसकी तबीयत खराब होगी तो फिर तुम्हारी काई का सुनेगी ना, तो तबीयत की खराबी को ठीक होते देर नहीं लगेगी। अब जरा आराम से चलो, तुम तो बिल्कुल ही काम के नहीं रहे। फौजी बनो यार। मजनू, रांझे, पन्नू वगैरह की तलकीद से तुम्हें सिवाय बदनामी के कुछ हाथ नहीं आने वाला, और बदनाम माशाल्लाह तुम पहले से काफी हो। सरदार की बार बार ताकीद के बावजूद मैं अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाया था। 10 बजने में चंद मिनट रहते थे जब हम डी ब्लॉक पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आईकाम बंद करके पलवैशा से रब्ते की कोशिश की, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया था। यहाँ तो वो मेरा इंतजार किए बगैर सो गई थी या जगह के दूर होने की वजह से मलाप नहीं हो पा रहा था। अपना शक दूर करने के लिए मैंने डी ब्लॉक पर मौजूद आईकाम के बेस पर भी चैनल 5 लगाकर उसे पुकारा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया था। इस तरह यह बात तो मुतय्यन हो गई थी कि उसने अपना आई काम बंद किया हुआ है। बेकरार दिल को तसल्ली देता हुआ मैं सरदार के पास आ गया। वो पोस्ट कमांडर के साथ गप्पे हाँक रहा था। मेरा लटका हुआ मुंह देखकर उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन उसने पोस्ट कमांडर की वजह से तंज मजा से ग्रेज किया था। पोस्ट कमांडर मुझे चंद रस्मी कलमात कहकर हमारे लिए खाना लाने का बताने लगा। वो चूंकि पहले
से खा चुका था, इसलिए खाना आते ही हमसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। हम 2 दिन से बिस्कुटों पर गुजारा कर रहे थे, उसके बावजूद मुझसे सही तौर पर खाना नहीं खाया जा रहा था। सरदार ने कहा, गो तुम्हारे थोपड़े को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि इससे तुम्हारी बात नहीं हो सकी है, इसलिए बावजूद खाने के साथ ये नाराजगी किसी तौर मुनासिब मालूम नहीं होती। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि जल्दी चलो, जितना भी जल्दी करते 8 बजे तक नहीं पहुंच सकते थे हजरत। अच्छा तुम खाना ठूसो, मुझे नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने खाने से हाथ खींच लिए थे। सरदार मजाहिया अंदाज में पूछने लगा, और ऐसा कब तक चलेगा? मैं थर्मास से चाय ढेलते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोला, जब तक मुझे छुट्टी नहीं मिल जाती। इंशाल्लाह जल्द सुनोगे कि तुम्हारी छुट्टी मजीद लेट हो गई। इंशाल्लाह तुम्हें भी जल्द रिजोना का जवाबी खत मौसूल होगा, जिसमें उसके अपने शोहर के साथ खूबसूरत सी तस्वीर मौजूद होगी। सरदार गुस्से से बोला, तुम्हारे मुंह में खाक। मैं तुर्की ब तुर्की बोला, और तुम्हारे मुंह में नस्वार। वो नस्वार जो किसी दूसरे खान ने अपने मुंह से निकाल कर फेंकी हो। जिस दिन पलवैशे बहन से मुलाकात हुई, उसे तुम्हारे करतूतों के मुतल्लिक बताने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूंगा। कोई फायदा नहीं, उसे मैं अपने मुतल्लिक तमाम तफसीलात बता चुका हूँ। वो पुरअतमाद लहजे में बोला, तुम्हारे बताने और मेरे बताने में काफी फर्क है। उस फर्क का पता तुम्हें तब चलेगा जब मेरी पलवैशा से मुलाकात होगी। मेरा दिमाग खराब करने की बजाय तुम कोई ऐसा तरीका सोचो कि मुझे कल छुट्टी मिल जाए। औरंगजेब साहब ने तुमसे हफ्ते का वादा लिया था और अभी बमुश्किल 3 दिन गुजरे हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, मेरी मालूमात में इजाफा करने का शुक्रिया। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? वो संजीदा हो गया था। अगर कहते हो तो औरंगजेब साहब से बात करके बता देता हूँ कि राजा साहब इस वक्त तक काम के आदमी नहीं बन सकते जब तक ये शोहर नहीं बन जाते। दोबारा शुक्रिया। मैंने चारपाई पर लंबा होते हुए ऊपर कंबल ले लिया था। आंखें बंद करते ही वो धम से मेरे ख्यालात में आकूदी। मेरी बात न करने पर सख्त नाराजगी का इजहार कर रही थी और फिर नींद न आने तक मैं उसे मनाता रहा। अगले दिन कोशिश के बावजूद औरंगजेब साहब से बात नहीं हो सकी थी। उनकी इजाजत के बगैर हम बुच्चानराय नहीं जा सकते थे, बल्कि सच कहूँ तो खुद मेरा दिल बुच्चानराय जाने को नहीं कर रहा था। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं घड़ी की सुइयों पर आंखें गाड़ कर बैठ गया था। 7:30 बजे ही मैंने आई काम ऑन कर लिया था और डी ब्लॉक के सबसे ऊंचे मोर्चे में पहुंच गया था। वहां मौजूद संतरी को मैंने थोड़ी देर आराम करने का मशवरा देकर उसके रहायशी बंकर में भेज दिया था। 8 बजते पलवैशा की आवाज उभरी, राजू, चंदा। मैंने जवाब देने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। इस वक्त कहाँ हो? कल की गैर हाजिरी का गिला करने के बजाय वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगी। वहीं जो जगह तुम देख चुकी हो। डी ब्लॉक का नाम लेने की बजाय मैंने इशारे से अपनी जगह के बारे बताया। कल उस जगह आ सकते हो जहाँ मुझे रुखसत किया था। उसके लहजे में मुझे पहले वाली बेताबी और चाशनी मफकूत नजर आ रही थी। चंदा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और जो पूछा है उसका जवाब दो। उसके अंदाज ने मुझे परेशान कर दिया था। हालांकि अब वो मुझे बड़ी ताजीम और अदब से मुखातब किया करती थी। गो उसके तमीज या बदतमीजी से मुखातब करने पर उसकी मोहब्बत की कम या ज्यादा होने का दारोमदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लहजे ने मुझे बेचैन कर दिया था। तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा। मुझे खामोश पाकर उसने दोबारा पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अपने पुराने घर में हूँ और तुम्हारा कल शाम तक यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मगर मैंने तुम्हें बताया था कि 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। याद है मुझे, लेकिन एक बार आकर बेशक वापस चले जाना। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी? कह दिया ना, तुम सुबह सवेरे वहां से निकलो। जोहर के वक्त वहीं मिलेंगे जहाँ जुदा हुए थे। 1 घंटे का काम है, उसके बाद तुम वापस लौट जाना। ऐसा भला कौन सा काम है? यहाँ आकर जान जाओगे। बस अपने साथ बीबी मिस 107 को लाजमी लाना। उसका इशारा वाज़े तौर पर बैरेट M107 राइफल की तरफ था। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ तुम्हारे न आने से मेरी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। वो हद दर्जा संजीदा थी। मैंने गुस्से से कहा, दोबारा ऐसी बकवास तुम्हारे मुंह से न सुनूं। तो आ रहे हो? मेरे गुस्से की परवाह किए बगैर उसने अपनी रागनी अलापी। आ जाऊंगा। उसकी धमकी ऐसी नहीं थी कि मैं मजीद तकरार कर सकता। मैं मुंतजिर रहूंगी और अभी मैं मुखाबरा आफ कर रही हूँ, बाकी बातें मुलाकात पर होंगी। सुबह चलते वक्त मुझे इतला दे देना। ये भला क्या बात हुई? मैंने मुंह बसोरा, अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। कल सारी कमी पूरी कर लेना। अजीब से लहजे में कहते हुए उसने खुदा हाफिज कहा और मेरा जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरे दिल में अजीब सी यासियत भर गई थी। उसका लहजा और अंदाज मुझे खटक रहा था, लेकिन उसकी तौजीह से मैं कासिर था। पूरी गुफ्तगू में उसने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं पुकारा था। मुझे शक हुआ था कि शायद इस वक्त वो जिस जगह से गुफ्तगू कर रही थी वहाँ कोई और भी मौजूद हो। इस बात ने मुझे जरा सी तकवीयत दी थी, लेकिन उसके बावजूद पागल दिल उसके रवैये पर शाकी था। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि कल उससे खूब गिले शिकवे करूंगा। मेरी सोचों में संतरी ने आकर खलल डाला था। उसने बताया कि औरंगजेब साहब का फोन आया हुआ था। संतरी का शुक्रिया अदा करके मैं रहायशी बंकर की तरफ बढ़ गया। सरदार औरंगजेब साहब से बात कर रहा था। मेरे बंकर में दाखिल होते ही उसने रिसीवर मेरी जानब बढ़ा दिया। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद औरंगजेब साहब मुझे मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद देने लगा। मैं हंसा, हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। हमें इस मकसद की तकमील से गर्ज है जिसकी वजह से तुम्हें भेजा गया था। अगर वो मकसद बगैर किसी खून खराबे के पाए तकमील तक पहुंच गया तो ये दुगनी खुशी की बात है। कोई और नहीं ताजी सर।
हाँ, एक और खुशखबरी है, कल तुम्हारे कमांडिंग अफिसर से बात हुई थी, तुम हवालदार बन गए हो। यूं एकदम मैं हैरान रह गया था। तुम्हारी और सरदार की अच्छी कारकर्दगी की जो रिपोर्ट मैंने भिजवाई थी उसकी वजह से तुम दोनों हवलदार के रैंक पर तरक्की पा गए हो। मगर एकदम सर, हाँ, इस तरह की कारकर्दगी पर एकदम ही रैंक मिला करते हैं ना। शुक्रिया सर। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, वैसे सरदार को पता है? तुम ही बता दो, आगे का क्या हुक्म है सर? इस बारे सरदार को तफसील से बता दिया है। कल सुबह तुम दोनों वुच्चा नाराय की चोटी पर जा रहे हो, और फिक्र न करना, वुच्चा नाराय के दामन में एक पाक आर्मी ने चंद पोस्टें बना ली हैं। अब वहाँ कोई तुम्हारे काम में मुखल नहीं हो सकता। वहाँ हमने कितने दिन गुजारने हैं? 2-3 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी, और मुमकिन है पूरा महीना भी लग जाए। मैं बेसब्री से बोला, मगर मेरे साथ तो एक हफ्ता की बात हुई थी। बिल्कुल, 3-4 दिनों तक आपके 2 साथी आ रहे हैं। उनकी आमद के साथ मैं तुम्हें मुंह मांगी छुट्टी दे दूंगा। मतलब बिल्कुल 2 माह, और ये जो हफ्ता गुजरा है ये जायद होगा। उसने कथा कलामी करते हुए मुझे खुशखबरी सुना दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा था। परवाशा के साथ 2 महीने और 1 हफ्ता गुजारने की खुशी का एहसास ही निराला था।